एक सेकेंड। अच्छा जी, ये था पहला हमारा केस, और इसमें एक सेकंड में आप लोगों को साथ साथ करवाता जाऊं। आपको आवाज आ रही है? ठीक, क्लियर? जी आ रही है। चलो जी, अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। ये पहला केस था आपका, जिसमें जो आपको इमेजेस पहले मैं दिखाता हूँ इसके। इसमें ये इसोफेगस का जो स्टडी थी वो बेसिकली डायलेटेड इसोफेगस थी, और उसके बाद इंट्राल्यूमिनल जो है लार्ज डिफेक्ट था पॉलीपॉइड, जिसने इसको पूरे के पूरे को फिल किया हुआ था, और ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा था और पूरे इंटायर लेंथ पे जा रहा था। और गैस्ट्रोसोफेजियल जंक्शन जो था, ये जो यहाँ पे नजर आ रहा था, ये ठीक था। और उसके बाद स्टमक जो था वो भी ठीक था। तो इसका मतलब ये था कि जो भी चीज़ थी, कोई इंट्राल्यूमिनल लार्ज डिफेक्ट था जो कि इसको फिल कर रहा था, आपकी जो ईसोफेगस है उसको। और उसके बाद फिर उसने जो ये फर्दर वैल्यूएशन के लिए इसमें आपको ये एक सीटी दिए गए थे। सीटी में भी एक लार्ज पॉलीपॉइड सा लीजन था जो पूरे का पूरा ईसोफेगस को फिल करता जा रहा था। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि इस तरह का जो लीजन होता है, जो इंट्रा ल्यूमिनल फिलिंग डिफेक्ट देता है, और वो ऊपर से नीचे तक आ रहा होता है, ये वो होता है जिसको आप जाइंट फाइब्रोवेस्कुलर पॉलिप कहते हैं। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर आपके पास दूसरी जो ऑप्शंस थी वो ट्यूमर की थी, लेकिन ट्यूमर में नॉर्मली इतनी रेगुलर सरफेस नहीं होती कभी भी, और उसमें बड़ी पॉलीपॉइड सी सरफेस होती है। जबकि इसमें जो है ये काफ़ी सारा जो ट्यूमर है वो इस तरह करके अजीब तरीके से इसने इसको सारे को फिल इन किया हुआ था। तो इसलिए इसमें तो जो मोस्ट लाइकली डिफरेंशियल था वो जाइंट फाइब्रोवेस्कुलर पॉलिप था। और काफ़ी सारे लोगों ने लियोमायोमा लिखा था, लेकिन लियोमायोमा एक तो आपको आइडिया है कि इतना बड़ा नहीं होता कि ये पूरी की पूरी इंटायर लेंथ को कवर कर दे। ये छोटा होता है जो कि एक साइड से फिल इन कर रहा होता है। उसके बाद दूसरा ये होता है कि जो इसके अंदर जो कार्सिनोमा होता है और जो बाकी ट्यूमर्स होते हैं, उनमें हमने वही डिस्कस किया था कि वो इतने स्मूथ मार्जिन के साथ कभी भी नहीं आते। और दूसरा ये कि वो एब्रप्ट ऑब्स्ट्रक्शन करके उसकी नैरोइंग कर देते हैं, ये जबकि फिल करके इसको बेसिकली डायलेट कर रहा था। और तो इसलिए इसको मिलिग्नेंसी की इसमें कोई फीचर नहीं था, सारे के सारे जो फीचर्स थे वो इसके वो थे। तो इसमें इसोफेजियल पॉलिप जो था, जो कि लियोमायोमा नहीं, हम इसको कंसिडर करेंगे कि लियोमायोमा जो होता है वॉल के अंदर होता है, वो इस तरह पॉलीपॉइड इंट्रा ल्यूमिनल कम ग्रो करता है, क्योंकि वो सारी बातें स्मूथ सा एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। तो इसलिए इसके अंदर जो आपका मोस्ट लाइकली डिफरेंशियल था वो फाइब्रोवेस्कुलर पॉलिप था। अगर आपने फाइब्रोवेस्कुलर पॉलिप या इवन कि अगर आपने सिंपल इसोफेजियल पॉलिप भी कर दिया तो वो भी ठीक है। डुप्लीकेशन सिस्ट इसकी बाहर होती है, डुप्लीकेशन सिस्ट भी इसके अंदर नहीं होती। तो इसलिए इसमें मेरा ख्याल है पॉलीपॉइड ग्रोथ डॉक्टर आमना का ठीक है, डॉक्टर नासरा ने भी लिखा हुआ है पॉलीपॉइड ग्रोथ इट्स फाइन, ठीक। लेकिन जो लियोमायोमा है वो इसमें नहीं कंसिडर होगा। और ये डॉक्टर जारा ने बिल्कुल ठीक लिखा है, फाइब्रोवेस्कुलर पॉलिप। और फिर इसके बाद हमारे पास एक और इसोफेजियल पॉलिप में डॉक्टर सलेम आ गया। लेकिन बाकी सारों ने ज़्यादा इसको कैंसर बनाया। तो याद रखें, कैंसर की जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और वो पॉलीपॉइड ग्रोथ जिस तरह की ये है सारी की सारी, ये बिल्कुल ही एक टिपिकल है जो कि पॉलिप की है। इसलिए आपने बिनाइन वर्सेस मेलिग्नेंट के अंदर खास ख्याल रखना है इसके अंदर। अच्छा, अगला ये पेशेंट था, इसमें जो सबसे फिर वही जो आप लोगों ने मेन गलती की थी, जो कि कल भी की थी, तो आज आपने इसको फिर सबसे पहले तो स्टडी को ही डायग्नोज ठीक नहीं किया। मेजॉरिटी के ख्याल से जो स्टडी थी ना, ये मेरा ख्याल है कि एक तो स्टडी इसमें कमेंट ही नहीं किया हुआ था कि ये स्टडी है कौन सी। और हाँ, एक ने लिखा था, डॉक्टर कासिम खान ने लिखा हुआ था पीटीसी। लेकिन बाकी इंट्राऑपरेटिव कोलेंजियोग्राम, जबकि हमने बताया था कि इंट्राऑपरेटिव कोलेंजियोग्राम में भी आपको जो डक्ट है वो साथ जाती अंदर नजर आ रही होती है। तो ये बेसिकली जो था, ये आपका जो परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम, या जिसको पीटीसी कहते हैं, ये बेसिकली एक पीटीसी का इमेज था, कि जिसमें आप क्या करते हैं कि बाहर से अगर ऑब्स्ट्रक्टेड हो ना, जो ये आपकी मतलब बिलरी चैनल्स हैं और वो अंदर डायलेटेड पड़े हों, तो आप क्या करते हैं, आप बाहर से अंदर नीडल इंजेक्ट करते हैं,
और फिर आप डायरेक्ट जाके उस सिस्टम के अंदर कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, और फिर वो कंट्रास्ट जहाँ जहाँ भी गया होता है वहाँ वहाँ पे आपका ये कंट्रास्ट स्प्रेड कर जाता है, और इससे आपको वहाँ की ऑब्स्ट्रक्शन के लेवल का पता लग जाता है। अब इसलिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इसमें कोई कंट्रास्ट जो है वो ईआरसीपी के थ्रू या कहीं और से नहीं दिया जाता, ये डायरेक्ट उस डक्ट्स में इंजेक्ट किया जाता है जो कि डायलेटेड डक्ट्स थी। तो आप सपोज करें कि अगर कंट्रास्ट इस जगह पे इंजेक्ट किया गया, यानी कि सीबीडी के अंदर जो कि खुद यहाँ पे कुछ डायलेटेड थी, तो उसके साथ क्या हुआ कि वो जो जहाँ पे वो इन्होंने इंसर्ट किया, तो जो राइट साइड का सिस्टम था वो तो पूरा आउटलाइन हो गया यहाँ से, लेकिन जो लेफ्ट साइड का सिस्टम था वो यहीं पे अब्रप्टली टर्मिनेट हो गया कि वो आगे उसके अंदर लेफ्ट साइड में फिलिंग गई ही नहीं। ठीक है। और दूसरा उसके साथ क्या हुआ, बाकी इसकी फिलिंग ठीक हो गई कि सिस्टिक डक्ट पूरी डायरेक्ट हो गई, नजर आ गई, और आपको साथ सीबीडी भी सही नजर आ गई आगे जाती हुई। लेकिन जो लेफ्ट साइड का सिस्टम था वो सारे का सारा ऑब्स्ट्रक्टेड पड़ा हुआ था, और वहां पे आपको कोई भी अंदर मतलब कंट्रास्ट का फ्लो नजर नहीं है। उसके बाद गॉल ब्लैडर भी आपको बिल्कुल इसमें ठीक नजर आ रहा था। तो इसका मतलब ये था कि ये जो आपके लिए स्टडी की गई थी, जिसमें बेसिकली ये हुआ था कि ये जो राइट का सिस्टम था ये ठीक था, जो लेफ्ट का सिस्टम था वो सारा ऑब्स्ट्रक्टेड था, और उसकी ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल यहाँ पे पेरीहाइलर रीजन में था कि इसके अंदर से लेफ्ट साइड के अंदर कंट्रास्ट गया ही नहीं। तो इसका मतलब ये था कि ये बेसिकली जो ट्यूमर था वो लेफ्ट जो हेपेटिक डक्ट है, ये जो ओरिजिनेट करी है यहाँ से जहाँ पे सब माउस है मेरा, तो यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्ट कर गया, जबकि राइट पे जो सिस्टम था वो सारे का सारा ओपेसिफाई कर गया। तो नॉर्मल ओपेसिफिकेशन राइट की ठीक थी, लेफ्ट की जो थी वो ऑब्स्ट्रक्टेड थी, और उसकी वजह से जो था वो ये कोलेंजियोकार्सिनोमा था जो लेफ्ट मेन डक्ट थी उसका। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है कि राइट साइड का इसका नॉर्मल आया, कंप्लीट लेफ्ट थी, और ये फिलिंग डिफेक्ट सारे का सारा यहाँ पे नजर आ रहा था। तो इसलिए जो है वो इसमें जो आपका था वो मेनली कोलेंजियोकार्सिनोमा, और वही के कोलेंजियोकार्सिनोमा ऑफ लेफ्ट हेपेटिक डक्ट इन दी पोर्टा हेपेटिक रीजन में ये था। तो इसमें आप लोगों ने चूंकि इसको आप वो ही नहीं कर सके कि ये तो बहुत ऊपर का लेवल था, सीबीडी तो नीचे तक आ रही है, यहाँ पे कहीं पर के सीबीडी की ओपनिंग होगी नीचे पेरियम्पुलर रीजन में, लेकिन इसमें जो था ये तो ऊपर पीटीसी किया गया था। तो उसका मतलब ये है कि आपको इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोग्राम और टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम, उसके बाद फिर पीटीसी, इन सारों का डिफरेंस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इन सारों की इंडिकेशन डिफरेंट होती है। जो पीटीसी करते हैं वो तब करते हैं जब आपको ऑब्स्ट्रक्टेड डक्ट्स जो हैं वो नजर आ रही हो, और आपने उनको पैसिफाई करके उनका, जिस तरह पहले एमआरसीपी होता है, अब तो एमआरसीपी हो जाता है तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, लेकिन जब एमआरसीपी नहीं होता था तो उससे जो ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल था तो वो देखने के लिए ये किया जाता था। तो इसलिए याद रखें कि ये जो पीटीसी है इसमें आप डायरेक्ट उसको पंक्चर करके बिलरी डक्ट को उसके अंदर कंट्रास्ट डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं थ्रू नीडल, थ्रू दी ट्रांसहेपेटिक, मतलब यानी कि लिवर के अंदर से गुजर के आप उसको डायरेक्ट जाके इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये पीटीसी का टेस्ट था, और उसकी वजह से फिर ये हुआ कि जाहिर बात है कि पीटीसी है तो इसमें आपको एनुलर पेंक्रियाज या पेंक्रियाटिक डक्ट तो किसी भी सूरत में आप पैसिफाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसमें तो सीबीडी भी जाएगा, सीबीडी से बाहर निकल जाएगा। जो आपका एनुलर पेंक्रियाज या उसके जो ट्यूमर्स हैं उनके लिए अगर आपने लिखना होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये है कि वो पहले टेस्ट तो ईआरसीपी हो या कोई इस टाइप का टेस्ट हो जिसको फिर आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें। और इसी तरह जो है वो बाकी, और इसी में पेंक्रियाटिक डिवीजन भी नहीं था, पेंक्रियाटिक तो डक्ट थी नहीं इसके अंदर, कहीं पे भी पेंक्रियाटिक डक्ट तो नजर ही नहीं आई। और इसी तरह जो इसमें था ये जो सीटी था इसके थोड़े से इमेजेस जो है वो इसमें जो ये देखिए, ये सारे के सारे जो यहाँ पे करके ना एक लीजन बड़ा हुआ था ये जो इस जगह पे है, और वही जो लेफ्ट साइड का इसमें आप देख रहे होंगे कि जो लेफ्ट लोब ऑफ लिवर था वो भी इतना कोई क्लियर आउट नहीं हो रहा था। तो और उसकी वजह से ये था कि ये लेफ्ट साइड का यहाँ पे कोई हाइलर मैस था पोर्टा पेडिस के लॉन्ग, जिसने लेफ्ट साइड को सारे को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ था, जबकि इसके आगे जो सीबीडी थी वो अगर आप यहाँ पे देखें इस लेफ्ट इमेज में तो यहाँ पे आपको सही नजर आ रही थी। अच्छा, और ये मैं मेक श्योर डेलिबरेटली आपको मल्टीपल इमेजेस एक स्लाइड में दिखाता हूँ, ताकि उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों को एग्जाम में कल प्रॉब्लम ना हो, और आप एग्जाम में इनको इमेजेस को आपको इसी तरह की नज़र आने हैं, क्योंकि उन्होंने भी मल्टीपल फिल्म्स लगाए। उन्हें कुछ नए एग्जामिनर्स हैं जो लैपटॉप पे लेके आ जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी के पास अब भी फिल्म्स हैं, और वो फिल्म्स में आपको इसी तरह के मल्टीपल इमेजेस नज़र आने होते हैं। तो आपने उसी हिसाब से इसको याद रखना है। तो ये जो टेस्ट ये केस था, ये लेफ्ट कोलेंजियोकार्सिनोमा ऑफ लेफ्ट हेपेटिक डक्ट था, और उसने जो है लेफ्ट साइड को कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ था, और उसकी वजह से जो इसकी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है शायद, अब ये बताओ कि जो अगर क्रॉनिकली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए जो एक हेपेटिक डक्ट है तो उसके साथ फिर वहाँ की ट्रॉफी भी हो जाती है उस लोब की।
तो इसमें थोड़ी सी लेफ्ट लोब की ट्रॉफी भी हुई थी। तो इसका मतलब है कि ये क्रॉनिक सॉर्ट ऑफ कोई इसकी स्टॉक ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन चल रही थी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्वेश्चन था, एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन था एक, इंट्राऑपरेटिव क्रेंजोग्राम की इंडिकेशन मैंने कल बताई थी कि वो आप तब करते हैं जब आपके जो बिलरी कोलिस यानी कि स्टोन्स हो, गाल ब्लैडर स्टोन्स, और आपने अब गाल ब्लैडर रिमूव करना है, और गाल ब्लैडर को रिमूव करने से पहले आप इंट्राऑपरेटिव क्रेंजोग्राम करेंगे टू मेक श्योर कि कोई सीबीडी में कैलकुलस ना हो। अच्छा जी, इससे अगला केस जो था वो 28 था, और इसमें मतलब काफ़ी लोगों ने तो इसको सही पिक किया है, और जो पिछला था वो मेरा ख्याल है किसी ने भी सही पिक नहीं किया था, तो इसलिए मैंने फिर कोई भी इंडिकेशन नहीं दी, या एक आधा किसी ने किया हो तो मुझे पता नहीं, माजूर था उसके लिए, लेकिन मैं देख ही देता हूँ आपको, एक मिनट, किसी ने किया भी है। सारों ने पेनक्रियाटिक डिविज्म और एनुलर पेनक्रियाज के ऊपर फोकस किया हुआ है, और हेड ऑफ पेनक्रियाज में एक नहीं, डॉक्टर जारा ने लिखा है कोलेंजियोकार्सिनोमा अब्रप्ट कट ऑफ हेपेटिक कॉन्फ्लुएंस। इनका फिर भी चलें कुछ ना कुछ हद तक ठीक था, लेकिन बाकी सारों ने जो है वो इसके अंदर दूर दूर से भी कोई मतलब क्लोज नहीं हुए, तो दूर दूर से निकल गए हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब इसमें ये एक और पेशेंट था, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी वो ये होता है कि मैंने जो एक और चीज़ भी देखी है, वो भी आप भी देखेंगे अभी बार बार, कि आप लोग पेनक्रियाज को हमेशा अवॉइड कर देते हैं, और भी आपको एग्जांपल्स काफ़ी सारी मिलेंगी आज के केसेस में कि जिसमें आपने पेनक्रियाज को बिल्कुल जो है वो अवॉइड कर दिया था। और इसके अंदर अगर आपने देखना है तो इसमें यहाँ पे करके, सॉरी मैं थोड़ा सा इलाज कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लीजन पड़ा हुआ था जो कि पेनक्रियाज के साथ इसके टेल के अंदर था, और वो आपको यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा था, और उसके बाद वो जाता जाता इस जगह पे, ये जो आखिरी इमेज था, इसमें वो पेंक्रियाटिक टेल के ऊपर एक ट्यूमर आपको नज़र आ रहा था। अच्छा, अब इसके अंदर जो था, यानी कि जाहिर बात है कि ये पेंक्रियाटिक इसका था जो ट्यूमर होता है टेल का, और दूसरा इसने जो इसके T1 था उस पर भी आपको ये पेंक्रियाटिक ट्यूमर इस जगह पे, ये जो मिड वाला इमेज था इसमें, यहाँ पे भी पेंक्रियाटिक ट्यूमर, अगर मैं आपको इसमें ये ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखें, ये पड़ा हुआ ट्यूमर पूरे का पूरा इसके अंदर, जो कि पेनक्रियाटिक इसकी जो टेल है उसके, तो टेल के ट्यूमर्स हैं, जाहिर बात है कि एडिनो तो कम ही होते हैं, तो ज़्यादातर ये आइलेट सेल ट्यूमर्स होते हैं। तो इसके अंदर आपके पास जो पहली प्रोबेबिलिटी थी वो आपकी थी कि ये आइलेट सेल ट्यूमर अगर आपने लिख दिया तो तब भी ठीक है, पेनक्रियाटिक ट्यूमर लिख दिया तब भी मुनासिब है, लेकिन इसमें जो असल में हिस्ट्री थी उसमें से थोड़ी सी वो आप लोगों को चूंकि नहीं दी गई थी, इसलिए आप लोगों से इंसुलिनोमा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन अगर आपका ये थे रिकरेंट फेंटिंग स्पेल्स आ रहे थे तो जो है ना इसके अंदर आपको ये आराम से फिर पता लग जाना था। लेकिन स्टिल अगर आपने पेंक्रियाटिक ट्यूमर डिटेक्ट कर लिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और इसमें डॉक्टर काफ़ियों ने किया है, और उसमें डॉक्टर इशरत और राजी हैं, उन्होंने इन्हांसिव पेंक्रियाटिक मैस और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की तरफ ही लेके गए हैं। उसके बाद फिर कार्सिनोमा ऑफ पेंक्रियाटिक टेल डॉक्टर सानिया तलहा ने बताया है, उसके बाद फिर सरिश खाकवानी ने ठीक किया है, और फिर अ, और कौन है, पेंक्रियाटिक टेल मास नूरुल एन ठीक है, और फिर इसके अलावा बाकी लोगों ने सच इस यानी कि कुछ थोड़ा कई ग्रुप है, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है वो किसी ने भी यूज़ नहीं किया इसके अंदर, तो लिहाजा इसमें मतलब काफ़ी सारे पाथ भी हैं लेकिन काफ़ी सारे मार्जिन पे भी हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जो था ये भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा, और ये केस जो अब आप देखने लगे हैं ये एग्जाम केस हैं, इसमें एग्जाम केस से मुराद ये है कि जो एग्जाम में दिखाया जा चुका है, यानी कि आ नहीं सकता, मतलब जो दिखाया जा चुका है, मतलब आ भी सकता है ऑब्वियसली, तो लेकिन यानी कि ये रिकॉर्डेड केस हैं, ठीक है इसमें। और ये बड़े ये शौक से दिखाते हैं केस, मतलब इसकी मुझे नहीं पता कि इनकी क्या इसके लिए जो है वो ऑब्सेशन है, लेकिन इस तरह के केसेस जो है ना जिसमें दो चीज़ों को मिला के, यानी कि दो सिस्टम्स को मिला के एक सिस्टम बनाया जाता है, तो इसमें बेसिकली क्या था, इसमें बेसिकली एक अपेंडिक्स थी जो यहाँ से आपको नजर आ रही थी, जो ऊपर से आ रही है यहाँ से, और जो कि उसे पिछले सीटी स्कैन में भी क्लियर थी कि यहाँ से ऊपर से चलती आ रही है अपेंडिक्स, यहाँ से सीकम से आई, और ये आके राइट ट्यूबो ओवेरियन जो ट्यूब थी, या जो राइट जो इसकी ओवरी थी उसके साथ उसने मतलब सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बना लिया, या उसको साथ एक्स्ट्रा इन्फ्लेम किया हुआ था। तो इसमें ये एक बड़ी टिपिकल पैथोलॉजी होती है कि जिसमें अपेंडिसाइटिस विद ऊफराइटिस या ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस साथ डेवलप कर जाती है, लेकिन प्राइमरी ड्यू टू अपेंडिसाइटिस, ठीक है, ये अपेंडिसाइटिस होता है राइट साइड पे, और वो राइट साइड की जो ट्यूब है, और जिस तरह इसमें अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे
इस इमेज में बड़ा क्लियर था कि ये ऊपर से अपेंडिक्स आ रहा है यहाँ पे, अगर आपको इस पे नजर आ रहा था। उसके बाद ये अपेंडिक्स पड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही नीचे जो राइट ट्यूबो ओवेरियन एरिया है वो सारे का सारा इन्फ्लेम्ड हुआ पड़ा है। ये देखें सारी की सारी फैट स्टैंडिंग है, एनलार्ज्ड है, थिक वॉल्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इसने बेसिकली राइट जो इसकी थी अपेंडिसाइटिस ने राइट जो ओवरी है उसकी वो ऊफराइटिस कर दी, और साथ हो सकता है पॉसिबल अर्ली ट्यूबोवेरियन एब्सेस भी बना रहा हूँ। और ये पेशेंट ऑलमोस्ट आपकी प्रैक्टिस में भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेरे कई देख चुका हूँ इस तरह के पेशेंट्स जिसमें प्राइमरी कॉज वो अपेंडिसाइटिस होती है, लेकिन वो प्रेजेंट आपको पीआईडी के सिम्टम्स और इस तरह की चीज़ों से करते हैं, और फिर वो पीआईडी के तौर पर ट्रीट होते रहते हैं पेशेंट्स। तो इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें आपने इसको इस तरीके से मैनेज करना है। और उसके अंदर इसमें जो यूट्रस है उसमें थोड़ा सा फ्लूइड तो है, मतलब वो बिल्कुल क्लीन तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई एंडोमेट्रियल कैविटी में, मतलब यानी कि सॉर्ट ऑफ कोई वो है जिस तरह होता है ना कि ब्लीडिंग फेज में है, यानी कि एंडोमेट्रियल कैविटी में फ्लूइड है, लेकिन वो ऐसा हो सकता है थोड़ा सा एंडोमेट्राइटिस या सेकेंडरी टू इन्फ्लेम्ड वो जो इसकी ट्यूब है उसकी वजह से हो। तो आप दे सकते हैं इसको, यानी कि इसमें फ्लूइड आप दे सकते हैं। फिजाइकल फिस्टुला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिस्टुला जब अगर आपका जो यूट्रोविजाइकल फिस्टुला होता है तो उसमें आपके पास जो ब्लैडर होता है वो कभी भी इतना फिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना फिल कैसे कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेशर होता है। वो जैसे ही उसके अंदर यूरिन आना है उसमें साथ ही बाहर निकल जाना है। तो ब्लैडर तो बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है, ब्लैडर में तो कोई मसला ही नहीं है, ब्लैडर की वॉल सारा कुछ ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट अपेंडिसाइटिस विद सेकेंडरी राइट ट्यूबोवेरियन एब्सेस था। तो इसके लिए इसको जो है आपने काफ़ी सारे लोगों में से मेरे ख्याल से काफ़ी सारों ने, बल्कि सारों ने, कोई भी इसको पिक नहीं कर सका, क्योंकि सारों ने किसी ने, हाँ इवन कि यहाँ तक गए हैं कि हाइड्रोमेट्री और हाइड्रोसैल्पिंग्स भी दिया है, तो स्टिल गुड। लेकिन स्टिल जो मेन कॉज थी इसकी राइट उसकी, तो वो जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, लेकिन जो उसको पेंडिसाइटिस के तौर पे डायग्नोज करना और उसके बाद फिर उसको उसके साथ मिलाना, तो अब इसमें एक ने इसमें प्रोस्टेटिक एब्सेस दिया हुआ है। तो अब मतलब प्रोस्टेटिक एब्सेस तो नहीं हो सकती ना इसमें भी, तो ये तो फीमेल पेशेंट है, में यूट्रस नजर आ रहा था, दोनों साइड में पेरिनेक्सा थे। तो और ये सारे का सारा तो, और प्रोस्टेट जो होता है वो तो हमेशा ब्लैडर की बेस पे होता है ना, वो इतना ऊपर तो आ भी नहीं सकता। और रेक्टल जिस्ट भी नहीं हो सकता, रेक्टम बिल्कुल ठीक पड़ी थी पीछे, ये देखें रेक्टम का तो बिल्कुल कोई चक्कर ही नहीं था। उसके बाद फिर और क्या लिखा गया था, तो ये देखें कि सिंपल केस था, इसमें कुछ भी कोई कोई वो नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, मतलब इसमें क्या कहते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। पेंडिसाइटिस जाता है नीचे वाला जो होता है, क्योंकि रेट्रोसिकल होता है ना ज़्यादा, लेकिन कुछ नीचे की तरफ जो आ रहे होते हैं उसकी जो टिप अगर इन्फ्लेम हो जाए जिस तरह इसमें हुई थी, तो सेकंड कॉम्प्लिकेटेडली उसकी कॉम्प्लिकेशन में भी है राइट ऊफराइटिस, ट्यूबोवेरियन एब्सेस, वो सारा कुछ हो सकता है। तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इस डायग्नोसिस को भी, कि अगर राइट साइड की ट्यूबोवेरियन एब्सेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट हुआ है एग्जाम में, और ये दिखाया जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का पेशेंट आएगा तो आप लोगों के लिए यही प्रॉब्लम होता है कि आप उसको ना दो चीज़ों का मिला नहीं सक रहे होते। आपको ट्यूबोवेरियन एब्सेस का ही पता है, आपको पेंडिसाइटिस का पता है, लेकिन उन दोनों ने साथ एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे वो प्रेजेंट करना है, वो ऐसे प्रेजेंट करना है जिस तरह के उसने इस केस में प्रेजेंट किया है। तो इसलिए आपने इसको मेक श्योर करना है कि आपको ये केस सारे का सारा दोबारा देखें, और इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके पास। अच्छा, जिसके बाद केस नंबर 30 था आपका, केस नंबर 30 जो था उसमें एक टिपिकल जो है लिवर एब्सेस की पिक्चर थी। इसमें कोई नॉर्मली डिफरेंशियल भी नहीं होता, इसमें सिर्फ एक बात लिखनी होती है आपने, उसमें ये लिखना होता है कि अगर पेशेंट को अब्डोमिनल पेन और फीवर है तो दिस इज मोस्ट लाइकली लिवर एब्सेस। क्योंकि जो मैंने जितने पेशेंट लिवर एब्सेस के देखे हैं वो पेशेंट प्रेजेंट ही पेन के साथ करते हैं या फीवर के साथ करते हैं, दो ही रीजंस होती हैं इनकी। इसलिए आपने इसमें आपने मतलब इसको प्रेजेंट ये नहीं करना कि डायग्नोसिस स्टार्ट कर दें कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उससे बहुत बेहतर है कि आप सिंपल एक बात करें, आप ये कहें कि फाइंडिंग्स आर मोस्ट लाइकली सजेस्टिव ऑफ लिवर एब्सेस, especially if the patient is giving history of fever and right tenderness in right hypochondrial region। अब वो कहता है नहीं नहीं जी अब फीवर नहीं है, तो अब आपने उसको डिफरेंशियल बताने शुरू करने हैं कि जिसमें जो है वो आपका वो हीमाटोमा रिजॉल्विंग हो सकता है अगर कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक पेशेंट है, बायलूमा डेवलप हो सकता है केज वाइंट्रा, वो भी पोस्ट ट्रॉमेटिक अगर कोई पेशेंट है, बिलियरिस एडेनोमा हो सकता है, या फिर अब वो जो है हाइड्रेटेड हो सकता है। लेकिन हाइड्रेटेड में आपको पता है कि नॉर्मली इस तरह की इतनी थिक और इरेगुलर और पेरीफोकल एडीमा नहीं होता। इसमें जो इसका साथ वॉल है जो यानी कि जहाँ जहाँ एब्सेस जा रही है
इसके साथ जो अडीमा है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि अगर आप उसके रिम के साथ साथ चलें तो आपको नजर आएगा कि इसमें काफ़ी सारा ऊपर तक अडीमा जा रहा है, जबकि ये फीचर जो है हाइड्रेटेड में नहीं होता। हाइड्रेटेड के मार्जिन जो हैं वो पेंसिल ड्रॉन होते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ होते हैं। वो इस तरह इरेगुलर मार्जिन कभी भी नहीं देते, शैगी मार्जिन, अनलेस कि वो रप्चर ना कर रही हो, और रप्चर करने के लिए वो फिर काफ़ी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट आ सकती है। जी बिल्कुल, हेपेटिक एब्सेस सिंपल आजकल प्रेजेंट हो सकती है, आपको इसको दिखाई जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने आपको एक इन्फेक्शन दिखानी है। जीआई के केस में एक इन्फेक्शन का पेशेंट आना ही आना है, एक ट्रॉमा का पेशेंट आना है, एक इन्फेक्शन का पेशेंट आना है, एक ट्यूमर का पेशेंट आना है। और ये उनके उस इसलिए आने हैं कि ये उनके सिलेबस में है, उन्होंने ये सारे दिखाने ही दिखाने हैं। तो इन्फेक्शन कोई और भी दिखा सकते हैं, आपको सेंडिंग कोलंजाइटिस भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास और बाकी दिखा दी और लिवर के अंदर उनके अंदर उन्हें इन्फेक्शन दिखानी है, तो ये सबसे अच्छा केस होता है कि उनको आपको हेपेटिक एब्सेस दिखा दी जाए और आपको देखा जाए कि आप इसकी जो डायग्नोसिस की मनूवर है उसको कैसे लेके आगे चलते हैं। तो इसलिए आपने इसको डिफरेंशियल में कंसिडर करना है, और ये कुछ ना सोचा करें कि जी एग्जाम में दिखाया भी जा सकता है कि नहीं। ऐसे केसेस जरूर नहीं दिखाए जा सकते जो बहुत ही कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल, यानी कि अगर हेपेटिक सिस्ट है छोटी सी पड़ी हुई है तो वो तो नहीं आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर इस तरह का केस है जो कि आगे डिफरेंशियल में लेके आपकी डिस्कशन को जा सकता है, तो उसमें वो बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो इसमें माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने हेपेटिक एब्सेस ही लिखा है, और जिन्होंने इसके अंदर और ज़्यादातर लोगों ने ना इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह सही लिखा गया है और ये यानी कि काफ़ी रीअश्योरिंग था कि इसमें सब लोगों ने तकरीबन जो है ना वो वही लिख दिया एब्सेस, और ठीक है। नॉर्मल केस नहीं दिखाया जा सकता आपको, नॉर्मल केस नहीं दिखाया जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास ना जो 7 केस उन्होंने दिखाने हैं ना वो डिवाइडेड होते हैं। डिवाइडेड से मराद ये है कि उन 7 केसेस को उनको पहले बता दिया जाता है कि इसमें से एक जो है वो ट्रॉमा का आएगा, और उनको ये पता होता है कि ट्रॉमा का कहाँ का होगा ट्रॉमा। मतलब उन्हें लिवर का ट्रॉमा दिखाना है, उन्होंने पेनक्रियास का ट्रॉमा दिखाना है, या उन्होंने स्प्लीन का ट्रॉमा दिखाना है। तो अगर उस दिन जितने भी स्टेशन चल रहे होंगे, चाहे एग्जाम में जितने मर्जी बैठे हों, लेकिन अगर वो स्प्लीन का ट्रॉमा है ना, या एब्डोमेन में मेजर ऑर्गन का ट्रॉमा है, तो सारे लोगों ने उस एब्डोमिनल ऑर्गन का ही ट्रॉमा दिखाना है। वो ये नहीं हो सकता किसी टेबल पे कुछ चल रहा हो, क्योंकि ये उनके की में आना होता है। उनको डायरेक्ट गाइडलाइंस मिलती हैं कि जी ये नहीं होता कि वो आगे सुबह अपनी मर्जी से केस निकाली जा रहे हो। उनको पहले गाइडलाइन दे दी जाती हैं कि जी आपने जो केस दिखाना है उसमें एक इन्फेक्शन का जो केस होगा ना वो सीटी होना चाहिए, और वो एब्डोमेन किसी इन्फेक्शन का होना चाहिए, यानी कि जो उसका जीआई के केस में। तो अब उनकी मर्जी, आगे उनकी मर्जी है, जो मर्जी दिखाएं, लेकिन ये गाइडलाइन उनको मिल जाएगी कि उसमें सीटी में उन्होंने इन्फेक्शन दिखानी है उस दिन। इसलिए इसमें मेरा जो इसमें वो होता है ना मशरा मशरा, वो ये होता है कि नॉर्मल केस की ऑप्शन नहीं है उनके पास। मतलब ये नहीं कर सकते कि वो आपको बिल्कुल एक नॉर्मल केस दिखा के बैठा दे और आप वो कहेंगे जी जो है ना ये इस पे बताएं, तो वो हाँ फिर उसे, और उन्होंने पैथोलॉजीज दिखानी है, साथ के साथ पैथोलॉजीज डिवाइडेड है। एक कंजेनिटल होगी, एक वो टिक एमटीवी करके जो होता है ना, उसी में सारी की सारी उन्होंने इसको कवर करना होता है। दो डबल हो सकती हैं, यानी कि 2 ट्यूमर दिखा सकते हैं वो, लेकिन वो उसका सर्टेन कंडीशंस के अंदर। अच्छा, इसमें जो था सीटी बहुत कंक्लूसिव था कि यहाँ पे एक ट्यूमर पड़ा हुआ था। अब इसमें जो असल चीज़ थी ना वो, ये केस इसके ऊपर डिसाइड कभी भी नहीं होना था। यहाँ पे एक ट्यूमर पड़ा था जो यहाँ पड़ा हुआ था, असल चीज़ थी इस केस के ऊपर। ये जो स्टडी थी, अगर किसी ने इसको पिक कर लिया तो वो बिल्कुल सही डायग्नोसिस पिन पॉइंट बताएगा, लेकिन अगर किसी को उसका नहीं पता तो जो है फिर वो इसमें वही कुछ ही करेगा जो आप लोगों ने किया है। और इसमें क्या था, ये थी बेसिकली इंडियन 111 लेबल ऑक्ट्रियोटाइड स्टडी। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जहाँ पे वो ट्यूमर पड़ा हुआ है वो हाथ पर आ रहा है, और ऑक्ट्रियोटाइड स्टडी जो होती है वो किस में आती है, वो कार्सिनॉइड में हाई आती है। तो बेसिकली ये क्या था, ये बाकी सारा कुछ ठीक था आप लोगों का, मेजोरिटी ने ठीक लिखा है कि इसमें जो है वो डिस्टल आइलियम में और उस जगह पे जो है वो एक ट्यूमर पड़ा हुआ है और वो प्रॉक्सिमल सीकम के अंदर घुस रहा है। लेकिन इसमें जो असल चीज़ थी करने वाली, वो सिर्फ यही था कि इसमें जो है वो जो ट्यूमर था वो कार्सिनॉइड था, और मेलिग्नेंट कार्सिनॉइड था। लेकिन स्टिल जो है वो आप उसको अगर सिंपल भी कह देते तो तब भी ठीक था, लेकिन असल काम था इस स्टडी को पिक करना। तो ये भी इसलिए मैंने आपको साथ लगाया था कि अगर ये इंडियम ऑक्ट्रोटाइड 111 स्कैन लगा हुआ है साथ, और उसमें हाई अपटेक आ रहा है, तो वो कार्सिनॉइड ट्यूमर को फेवर करता है। और ये इसीलिए ये स्टडी आप लोगों के लिए थोड़ी सी पिक करना मुश्किल थी कि काफ़ी लोगों ने इसको मतलब वो तो बिल्कुल सही लाया। और दूसरा क्या किया, जिन लोगों ने इस चीज़ को इतना फोकस नहीं किया ट्यूमर को, तो उन्होंने इसको देख के मैकल स्कैन बनाया और सारों ने इसको मैकल्स डायवर्टिकुलम बना दिया।
तो इसमें भी मैकल्स डायवर्टिकुलम की तो गुंजाइश बन ही नहीं सकती थी इसके अंदर, क्योंकि उसकी रीज़न क्या थी कि जो मैकल्स के है ना, वो उसमें जो गैस्ट्रिक मिकोजा हाई होता है या फिर उसके बाद मैकल्स हाई होता है, ये सारे का सारा एरिया इस तरह इतना हाई कभी भी नहीं आता उसके अंदर। तो इसलिए इसमें आपने ये इंडियम 111 ऑक्ट्यूटाइड स्टडी थी, तो इस वजह से इसमें जो है ना मेरा ख्याल है कि किसी ने भी इसके अंदर कार्सिनोइड या स्टडी को सही पिक नहीं किया। तो इसलिए अब आपने इसमें जो है वो याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि परटेक्निटेट स्टडी हो, ये लिखा हुआ है। बेरियम मैं देखता हूँ जी, बेरियम कौन सा था इसका, हाँ ये बिल्कुल बेरियम में ये सारा जो था ना, इसके ये डिस्टल आइलियम और ये वाला जो एरिया था ना सारा, ये सीकम का ये पूरे का पूरा जो एरिया था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ये मेरा माउस जाना जा रहा है, ये सारे का सारा ट्यूमर था जिसने यहाँ पे आलियोसिकल जंक्शन की नर्विंग की हुई थी, और ये साथ इंडेंट कर रहा था सीकम के ऊपर। बाकी यहाँ से प्रेसेंटिंग कॉलन स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन टर्मिनल आइलियम और आलियोसिकल जंक्शन का जो एरिया था, ये जो सारा का सारा पड़ा हुआ था, ये और ये सारे का सारा ट्यूमर ने कंप्रेस किया हुआ था। तो इसमें ये बिल्कुल एक सिंपल इसकी थी उसमें। जी है, नज़र तो आ रहे हैं इसमें ऑक्टोटाइड स्टडी में। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसको आप तसल्ली से एक दफ़ा पढ़ लें अच्छी तरीके से ऑक्टोटाइड स्टडी को। ये वाला जो एरिया है ये उसका नज़र आ रहा है आपको, कार्सिनोइड का, ठीक है जी। तो इसलिए आपने इसमें याद रखना है ये। अच्छा जी, उससे अगला जो केस था वो आपका था 32 नंबर। और 32 नंबर वो केस था कि जो फिर एक टिपिकल आप लोगों को एग्ज़ाम में दिखाया जाता है, और आप लोग एग्ज़ाम में फिर इसको जो है वो गड़बड़ करके आ जाते हैं। और इसी तरह आपने आज इस केस में भी सारों ने मिल के इसमें गड़बड़ की हुई है। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न क्या थी कि आप लोगों को एक एंड ऑफ सर सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। वो क्या थी कि गैस्ट्रिक वॉल थिकनिंग थी और मल्टीपल फोकल लीजन से लिवर में। तो जिसने बहुत ज़्यादा सोचा उसने ये सोचा कि ये जो है गैस्ट्रिक ट्यूमर है, या इसमें जो गैस्ट्रिक वॉल है उसकी सारी की सारी थिकनिंग आई पड़ी है यहाँ पे। एक मिनट मुझे इनको बंद करने दो जरा, यहाँ पे। अच्छा, जैसे उसे जिसने देखा ना, उसने कहा कि ये सारी की सारी गैस्ट्रिक वॉल की जो थिकनिंग है ना, ये आई पड़ी है, और उसके साथ फिर ये मल्टीपल फोकल लीजन्स आ रहे हैं लिवर में जो वेरिएबल साइजेस के हैं। तो उन्होंने इस स्टडी की बेस के ऊपर इसको क्या किया, इसको सिंपल सिंपल जो है वो गैस्ट्रिक ट्यूमर विद जो है वो प्राइमरी गैस्ट्रिक malignancy विद hepatic angiomas विद hepatic metastasis विद लिम्फोमा विद सिस्टिक लीवर लीजन, इस टाइप की वैरायटी सारी दे दी। अगर नहीं दिया तो क्या नहीं दिया, जो इसका असल लीजन था वो कहाँ पड़ा हुआ था, जो दूसरा हमें दिया गया था वो भी इसीलिए दिया गया था आपको देखने के लिए। और उसमें क्या था कि यहाँ पे एक फिर पेंक्रियाटिक जो टेल है उस पर एक ट्यूमर पड़ा हुआ था यहाँ पे करके। तो अब आप बताएं कि पेंक्रियाटिक टेल ट्यूमर होगा और उसके साथ गैस्ट्रिक वॉल थिकनिंग होगी और मल्टीपल फोकल लीजन्स होंगे, तो अब ये क्या बनेगा। तो बेसिकली ये जो था क्या था कि आइलेट सेल ट्यूमर था, और उसके साथ यानी कि बेसिकली गैस्ट्रोनोमा था, और गैस्ट्रोनोमा के साथ फिर ये जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जो बना हुआ था। और उसके अंदर क्या होता है कि फिर वो इसकी गैस्ट्रिक वॉल थिकनिंग, उसकी म्यूकोजल फॉल्ट थिकनिंग, और फिर मल्टीपल अल्सर्स, एंड अगर गैस्ट्रोनोमा जो है वो मिलिग्नेंट होगा, क्योंकि हो सकता है ये मिलिग्नेंट, तो वो फिर मेटास्टाइज करेगा। तो इसमें सिंपल जो था वो आपका यही था कि इसमें गैस्ट्रिनोमा ट्यूमर था, और विद metastasis and with gastric wall thickening and with some जो duodenal wall thickening है वो भी सारे के सारे इसमें कुछ हद तक नजर आ रही थी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो था इसमें। लेकिन इस ट्यूमर को इन्होंने ऑलमोस्ट एक दो दो स्लाइड से बड़ा क्लियरली दिखाया हुआ था। और बेसिकली अभी आपको पिछले भी पेंक्रेटिक के अंदर कहा था कि उसमें भी पेंक्रेटिक ट्यूमर बड़ा आराम से लोगों ने मिस किया है, और इसमें भी पेंक्रेटिक ट्यूमर बड़े आराम से मिस किया। लेकिन अब ये देखिए कि दोनों सूरतों में पेंक्रेटिक ट्यूमर की वजह से डायग्नोसिस बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब अगर आप में से कोई बंदा इसकी सपोज करेंगे टॉक्स में केस आ जाए, और आप ये फाइंडिंग ना लिखें, और आप इसकी अब जो फाइंडिंग डिफरेंशियल जो ये डायग्नोसिस देंगे उसमें आप ये लिखें कि जी जो है वो पेशेंट जो है वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का है, मेटास्टेसिस का है। अब वो आपके हिसाब से तो ठीक हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी की के हिसाब से आपको उसको 2 या 3 नंबर भी नहीं मिल सकते, क्योंकि बेशक आपने फाइंडिंग लिख दी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें तीनों फाइंडिंग्स को मिला के नंबर बनने हैं, डायग्नोसिस के साथ में बनना है। तो फिर इसलिए आप लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए आज जो आपके लिए इन दो केसेस पर टेक होम मैसेज है वो ये है कि चाहे आपकी फाइंडिंग सारी भी कंप्लीट हो रही हो, लेकिन पेंक्रियाटिक टेल को ज़रूर एवेल्युएट करना है, ताकि आपकी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मिस ना हो, क्योंकि आप लोगों को आती हैं ये चीज़ें, लेकिन वो फाइंडिंग नहीं करते आप लोग इसके अंदर ना। और इसी वजह से ये जो केस था मैं एक ने शायद किया था, मुझे देखना नहीं, शायद एक बंदा था जिसका मैं देख रहा था, उसने ठीक लिखा हुआ था। उसका मुझे बताता हूँ मैं आपको।
एक बंदा था। हाँ ये था डॉक्टर फाकिया इकबाल है। इन्होंने पैंक्रियाटिक टेल मैस लीजन विद हेपेटिक मेटास्टेसिस तो लिखा हुआ है। तो ये माशाल्लाह इनका बिल्कुल ठीक था। और इसके बाद बस ये एक ही है जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया था। और देखना चाह रहा हूँ किसी और ने कुछ लिखा है, मेरा नहीं ख्याल। आपने गैस्ट्रिनोमा लिखा था, एक मिनट आपको भी देख लेते हैं जी। डॉक्टर, हाँ इन्होंने भी लिखा था बिल्कुल, इन्होंने भी लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अच्छा मैं इसमें आपको गैस्ट्रिक लिम्फोमा देख रहा था और गैस्ट्रिनोमा विद हेपेटिक मेटास्टेसिस डॉक्टर इशरत और राजिया ने भी लिखा है। और इन्होंने गैस्ट्रिक फोल्ड थिकनिंग भी लिखी है। तो इसका मतलब है ये दो लोग हैं जिन्होंने जो है वो बिल्कुल सही इसका डायग्नोसिस में पहुंच गए और गैस्ट्रिनोमा तक जो डॉक्टर इशरत और राजिया पहुंची है। तो चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, उससे अगला जो पेशेंट था वो था आपका ये था सिंपल केस। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतनी खास कॉम्प्लिकेशन थी, स्वाइस के कि ये एम्फाइसीमेटस कोलिसिस्टाइटिस का पेशेंट था। और इसमें देखते हैं अब। और इसमें डिस्टेंडेड था, विद एयर फ्लूइड लेवल था, उसके साथ एडीमा आ रहा था सारे के सारे इसके अंदर। तो ये बेसिकली जो था पेशेंट उसमें आ रहा था और इंट्राहेपेटिक बिली चैनल्स वगैरह ठीक थे। तो अब इसमें हमने ये देखना था कि किसने इसको अच्छा इसमें जो सिंपल केस था और इसमें कुछ लोगों ने इसमें कोलोड्यूडेनल फिस्टुला वगैरह लिखा हुआ है। इसमें याद रखें कि अगर कोलिडोड्यूडेनल या कोलिडोकोड्यूडेनल फिस्टुला होगा ना, तो उसमें फिर आपको निमोबिलिया भी नजर आता है, क्योंकि सारी बात है कि फिर एयर ऊपर भी ट्रैक करेगी ना। लेकिन इसमें आप ये देखें कितना यहाँ पे गंद मचा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये जो इसका फंडस है गाल ब्लैडर का, उसके अंदर इतना गंद मचा पड़ा है। और उसके बाद एयर फ्लोइड लेवल है इसके अंदर जो ये गाल ब्लैडर बजाते खुद है। और ये इसका मतलब ये है कि ये किसी एयर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के साथ इसकी सेकेंडरी जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम बेल्साई और इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ इन्फेक्शन होती है। और वो जरूरी नहीं है कि आपको टिपिकल एक वॉल के अंदर वाली अपेयरेंस आए, इसमें इस तरह भी हो सकता है कि आपको सिर्फ एयर नजर आनी शुरू हो जाती है। एंड दैट्स ओनली आइसोलेटेड टू दी गाल ब्लैडर, मतलब वो सिर्फ गाल ब्लैडर तक रहेगी। और ये सारी की सारी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन और ये सारे का सारा जो माहौल है, ये सारा जो है वो एम्फाइसीमेटस कोलिसिस्टाइटिस को फेवर कर रहा था। तो इसमें माशाल्लाह काफ़ी सारे लोगों ने ठीक लिखा है। इसमें एम्फाइसीमेटस कोलिसिस्टाइटिस डॉक्टर आमना ने लिखा है, डॉक्टर इशरत राजिया ने लिखा है, फिर जसरा, और फिर नासरा इकबाल, साइन सानिया ताहिर और सहरिश खाकवानी ने गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस लिखा है। अच्छा इसमें गैंग्रीनस जो होता है ना, उसकी फाइंडिंग ये होती है कि उसमें जो उसका अगर वो पोस्ट कंट्रास्ट इमेज हो तो उसकी म्यूकोजल इरेगुलरिटी आ जाती है, कि उसकी म्यूकोजल एनहांसमेंट पूरी नहीं आप ट्रेस कर सकते। गैंग्रीनस के अंदर जरूरी नहीं है कि एयर अंदर आ जाए, एम्फाइसीमेटस में जरूरी है कि एयर अंदर होगी। लेकिन गैंग्रीन कई दफा फॉर्मेशन जब होती है उसमें कई दफा एयर एस्टेब्लिश नहीं होती, उसमें सिर्फ म्यूकोजल की जो है वो डिसकॉन्टिन्यूटी आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर रप्चर्ड नहीं है, सिंपल ही है, और बाकी सारे के सारे लोग काफ़ी हद तक ठीक हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला पेशेंट था वो आपका था एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, अगला पेशेंट है हमारा ये वाला। ठीक है, इसमें जो था वो बेसिकली मेरा ख्याल है आप लोगों ने इसमें कुछ ना कुछ हद तक सही गए हैं। लेकिन जो इसका मेन प्रॉब्लम था वो सारे के सारे यहाँ पे जो ये फिलिंग डिफेक्ट से आ रहे थे सारे के सारे, ये थे। इसमें जो था ना सीकल के अंदर जो है वो यानी कि ये जो सीकल रीजन था ना सारे का सारा, वो सारे का सारा फिलिंग डिफेक्ट शो कर रहा था। और उसके साथ इसमें आपको एक मिनट है, हाँ इसमें इसमें ये जो सारे एरिया है ना, ये वाला इसका जो सीकम वाला पार्ट बनता है यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो इस जगह पे आ रहा है, ये आपको आइडिया हो रहा होगा। ये जो सारे के सारे एरियाज है ना, इनमें वो आपको एक फिलिंग से एरियाज नजर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है वो एक विलस एडिनोमा ऑफ द कॉलन है। और इसको आप ऑब्वियसली आगे चूंकि एक फिलिंग डिफेक्ट से आ रहे हैं सीकम के अंदर, तो उसमें आपने बस इसको ये करना है कि जो है फर्दर इसको आगे रेफर कर देना है फॉर क्लोनोस्कोपी। पहले ये जब क्लोनोस्कोपी नहीं होती थी तब तो कंट्रास्ट स्टडीज आपका मेन स्टे होता था। तो लेकिन फिर भी ये है कि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी तक चलती जा रही है। तो इसमें सॉरी मैं इसमें नहीं दिखा रहा, इसमें देखता हूँ। तो इसमें जो है वो आपका
इसमें किसी ने भी नहीं लिखा, ज़्यादा नहीं भी लिखा हुआ, लेकिन चलें कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ये वाली कंट्रास्टेड थोड़ी सी एटिपिकल थी, लेकिन इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जो थी वो इसमें सीकल फिलिंग डिफेक्ट्स थे, आपको सीकम प्रॉपरली किसी भी इमेज में नजर नहीं आई। जबकि अगर आइलियोसिकल जंक्शन आपका आउटलाइन हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको जो सीकम है वो बिल्कुल क्लियर नजर आनी चाहिए, जिसमें आपको क्लियर सीकम जो थी वो नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद केस आपका 35 था, और ये एक टिपिकल जो पेशेंट था वो लार्ज हेमरेजिक लीजन पड़ा हुआ था लेफ्ट लोब ऑफ लिवर के अंदर, और अंदर इंट्रापेरेन्काइमल ये हाइपरडेंसिटीज आ रही थी, और ये प्लेन स्टडी थी, नॉन कंट्रास्ट स्टडी थी, ठीक है। तो इसके अंदर फिर ये मोस्ट लाइकली जो था एक ट्यूमर विद इंटरनल हेमरेज था, और ऐसे ट्यूमर्स जो कि नॉर्मल अपेयरिंग जो लिवर के अंदर होते हैं और इतने ज़्यादा ब्लीड करते हैं, तो मोस्ट लाइकली जो है वो एडिनोमास ही होते हैं, ठीक है। और एक सेकंड दीजिएगा, असल में इसमें ना किसी ने काफ़ी इसको मुझे ना, सॉरी एक सेकंड है, इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि इसने क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से ना असल में पेटोब्लास्टोमा या पेटिक एडिनोमा, ठीक है, ये पेटिक एडिनोमा ठीक लिखा है, ये जो है डॉक्टर साहब ने लिखा है, ये सब मैं ना एक डॉक्टर साहब ने बड़ा लंबा लिख दिया है, उसकी वजह से जो है ना वो मेरे वो सारी डिस्टॉर्ट हो गई है जो उसकी फाइंडिंग्स थी ना। अच्छा, बाकी भी एडिनोमा ठीक है। एचसीसी नहीं, क्योंकि एचसीसी का प्रॉब्लम ये है कि वो एक तो ब्लीड अगर करता है वो सब कैप्सूल में ब्लीड करता है, और दूसरा ये होता है कि नॉर्मल लिवर में नहीं होता वो इतना बड़ा एचसीसी। एफएनएच भी ब्लीडिंग की टेंडेंसी नहीं है, उसके बाद फिर डर्मोइड सिस्ट नहीं है बिल्कुल भी, उसके बाद फिर हेमरेजिक एडिनोमा जिन्होंने लिखा है उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, डॉक्टर कासिम ने भी ठीक लिखा है, और फिर हेपेटिक एडिनोमा विद हेमरेज जैगम ने ठीक लिखा है, फिर एब्सेस नहीं है, एब्सेस हाइपरडेंस तो नहीं होगी नॉन कंट्रास्ट में ना, और फिर इसलिए ये बाकी सारे ठीक है, लेकिन ये माशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी हद तक वो ठीक किया हुआ है, तो इसलिए हाँ, एक सेकंड, तो इसलिए बस में आपका जो मेन था वो आपका हेपेटिक एडिनोमा था। एचसीसी विद एडिनोमा हो सकता था, ओ सॉरी, एचसीसी विद हेमरेज हो सकता था, लेकिन उसमें जो नॉन बाकी लिवर होता है वो काफ़ी सारा इसमें सिरोटिक आता है, और आपको इतने बड़े के साथ फिर वो दूसरे भी चीज़ें नजर आती हैं। तो इसमें बस आपने वही बाकी आगे फर्दर वैल्यूएशन, अगर आपके पहले कोई स्कैन है, और दूसरा ये है कि वुमेन होगी, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का आपने साथ बता देना है कि जी जो है ना, अगर ओरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे है तो ये मोस्ट लाइकली जो है वो आपका मतलब एडिनोमा फॉर्मेशन उसमें ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से ये रहती है। अच्छा, ये जो कल हमने बात कर रहे थे एक लिम्फोमा की, तो ये कोलन का लिम्फोमा का केस इसलिए लगाया गया है कि कोलन का लिम्फोमा जो होता है वो अगर तो रेयर होगा, लेकिन अगर है तो वो भी इसी तरह आपको प्रेजेंट करेगा डायलिटेशन के साथ, और उसी तरह मैस होगा, और वो भी क्यों, क्योंकि उसने भी जाके जो उसका इनर्वेशंस है ना उसको डिस्टॉर्ट कर देना, और उसकी वजह से जो है वो डायलेट कर देगा। और इसमें भी स्टिल आपने फिर वही बात करनी है कि जो है इसमें क्लोनोस्कोपी एंड बायोप्सी आप कराएंगे, और उसके बाद आप उसमें कर लेंगे। और इसमें ये अच्छी बात है कि मेजॉरिटी लोगों ने लिम्फोमा ही सिलेक्ट किया है, और इसमें डॉक्टर अब्दुल्ला ने, डॉक्टर आमना ने, फिर पॉलिप नहीं है, लाइपोमा नहीं नहीं। अच्छा, इसमें जो ये चीज़ थी ना, ये एयर थी अंदर सिर्फ ना, असल में तो इसके बाहर ये सारी की सारी जो वॉल थिकनिंग थी ना, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ इसमें, ये सारी की सारी जो वॉल थिकनिंग थी ना ये आ रही थी, तो ये बेसिकली ऐसा ट्यूमर, ये देखें यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये सारी की सारी जो थी ना ये इसके अंदर आपका जो था वो ट्यूमर था, और पीछे साइड पे ज़्यादा थिकन था। तो उसके साथ अगर ट्यूमर, क्योंकि एडिनो कार्सिनोमा जो होता है ना जो लार्ज बाउल का होता है, वो हमेशा स्ट्रक्चरिंग करता है, क्योंकि उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो उसमें फाइब्रस एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो उसको ना स्ट्रक्चर करके नैरो डाउन करता है, जबकि जो ये लिम्फोमा ये मैस इफेक्ट नहीं देता, ये जो है वो उसकी इनर्वेशन करके उनके न्यूरोनल आर्किटेक्चर भी तो उसको फोकल डायलेट कर देता है। तो यही इसमें दिखाना था कि अगर कोलन का आपके पास लाइपोमा लिम्फोमा आएगा तो वो इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। और इसकी फर्दर वही कि क्लोनोस्कोपिक आप बायोप्सी करेंगे, और उसके बाद फिर जो है ना बाकी, और इसमें जो इसका ये था क्या नाम है इसका, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फोकल इसकी, ये देखें किस तरह डायलेट किया हुआ है इसने ना, ये इसकी जो बेरियम था, बेरियम के अंदर ये देखें कोलन ऊपर से इस तरह आ रही है, नीचे से इस तरह आ रही है, और लेकिन फोकल एक जगह पे आके वो डायलेट कर गई है। और इस तरह फोकल डायलेटेशन अगर आपको नजर आती है तो इसमें एक जगह पे, तो वो मोस्ट लाइकली जो उसका डायग्नोसिस है वो फोकल डायलेटेशन का, उसमें आपने लिम्फोमा लिखना है, तो इसलिए बाकी भी काफ़ी सारों ने इसको माशाल्लाह ठीक लिखा है। और शॉर्ट सेगमेंट हिस्ट्रंक्स नहीं होता इस तरह, क्योंकि शॉर्ट सेगमेंट अगर ये हिस्ट्रंक्स होता तो इसके पीछे सारी डायलिटेशन आनी चाहिए थी ना, क्योंकि अगर जो हिस्ट्रंक्स है वो
इनवर्स होता है, वो उसकी फोकल नैरोइंग होती है, नैरोइंग की वजह से पीछे जो है वो बाउल डायलेट करनी शुरू हो जाती है। और इसमें नॉर्मली जो है वो मिड सेगमेंट नहीं इतना होता, वो आगे में इस जगह पे जाके जहाँ पे वो मतलब एंड वाला पार्ट होता है वहां पे होता है, और उसकी वजह से फिर जो है वो सारे के सारे जो है पीछे बाउल डायलेट कर जाती है। ठीक है, और लिम्फोमा ठीक है, बिल्कुल दिया सही, लिम्फोमा लिम्फोमा लाइपोमा नहीं, लाइपोमा वॉल में होता है। लाइपोमा अगर आएगा भी सही ना, तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, वो वॉल में आएगा, यानी कि वॉल के अंदर एक साइड पे पड़ा होगा। फोकल कोलाइटिस कोई चीज़ नहीं होती इतनी खास कि वो फोकल एक जगह पे, वो अगर होगा भी सीधे सेंडिंग कोलन में ज़्यादा होता है, वेस्क्यूल नहीं हो सकता और लाइपोमा नहीं हो सकता। तो ये आप लोगों ने बेसिकली फोकल डायलेटेड अगर ये लिख दिया है तो फिर क्या कहते हैं इसकी, ये देखें इसमें भी कितना अच्छा आपको इमेज नजर आ रहा है कि वो एक जगह पे आके कोलन जो है वो डायलेट कर दी हुई है। अच्छा जी, ये सारा ठीक हो गया। अच्छा एक सेकंड दीजिएगा मुझे ना सर, सिर्फ एक सेकंड वेट करें आप तब तक ना, मैं एक चीज़ देखनी है। असल में एक पेशेंट है वो सीरियस है थोड़ा सा, उसकी रिपोर्टिंग मेरे पास आई हुई है, वो मेरे को ज़रा देखना है, अगर वो मैं सेंड करनी है, बस एक सेकंड दीजिएगा। असल में सिर्फ एक सेकंड बस, आप लोग भी देख लें साथ ही। आपको एक लाइव केस दिखा देता हूँ जिस तरह हम जो है वो इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते होते हैं कि क्या करना है इसका। अब इसमें आप देख रहे हैं, वैसे मैं आपको आप लोगों इंटरेस्ट ले बताता हूँ कि इसमें एक साइड पे जो है ना ये स्मॉल बॉल सारी डायलेटेड आ रही है, ठीक है। और उसके बाद एनजी ट्यूब डली है, इसका मतलब ये है कि ये स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पेशेंट प्रेजेंट हुआ है। अब अगर हम इसको देखते जाएंगे ना जल्दी जल्दी, तो इसमें हम जल्दी से वेसल्स को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये जो ट्रांजिशन पॉइंट है ये किस जगह पे आ रहा है। तो अगर हम इसके अंदर ट्रांजिशन पॉइंट देखें ना, तो वो ट्रांजिशन पॉइंट का ऑलमोस्ट जो एरिया बनता है ना, वो अगर मैं इस लूप को आप सेट चेक करें, तो अगर आप इस लूप को मैं आपको दिखाऊं ना, तो अब इस लूप को आप फॉलो करेंगे ना तो आपको पता लगेगा ये लूप यहाँ से गई, यहाँ से जाने के बाद ये लूप इधर आ रही है, उसके बाद आके ये जब इधर आती है ना लूप, तो यहाँ से आके ये ना ये एकदम से नैरो डाउन करती है। उसके बाद फिर ये आगे जो सारी लूप्स है ना ये नैरो पड़ी है। ये देखिए इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट इस जगह पे कहीं पे ये ट्रांजिशन पॉइंट है इसका। इससे ऊपर जो आ रही है बाउल, वो देखिए सारी की सारी, ये मैं बैक कर चलता जाऊंगा, सारी डायलेटेड। उसका मतलब ये है कि हमें ये पता लगा है कि इसमें जो पेशेंट है वो बेचारी जो स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट कर रही है, तो उसमें इस जगह पे आके ना एक नैरोइंग का सेगमेंट है ये वाला जो है, और उसकी वजह से जो है ना इसने प्रॉक्सिमल डायलिटेशन की हुई है। अब इससे आगे जितनी बाउल पड़ी है ना स्मॉल बाउल, ये देखें ये सारी की सारी जो है ना कोलैप्स्ड है। तो इसका मतलब है कि हमारे हिसाब से जो ट्रांजिशन पॉइंट है ना वो स्मॉल बाउल का है, और वो इस जगह पे है कहीं पे। और इस तरह की जगहों पे अगर ट्रांजिशन पॉइंट आता है आपका, तो वो मोस्ट लाइकली सेकेंडरी कोई एडिशंस फॉर्मेशन या कोई सर्जरी पहले हुई होगी इसकी, उसकी वजह से भी आ सकता है। या फिर ये होता है कि नॉर्मली कई दफ़ा इन्फेक्शियस कोई कोलाइटिस के बाद फिर कोई स्ट्रक्चर वगैरह भी फॉर्म हो जाता है इसके अंदर। लेकिन अभी चूंकि ये डेड एंड है, तो देखिए ना आप बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई है इसके बाद, तो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। तो उसके बाद फिर इसकी चूंकि ये मतलब बिल्कुल ही क्लोज हो गया है, और तो ब्लाइंड एंड हो गया है, तो इसलिए फिर इसको अब मेरा ख्याल है कि सर्जरी पे ही लेके जाना पड़ना है। और लेकिन उसके अलावा हमें एक दो चीज़ें जल्दी से दूसरी देखनी होती है, वो ये देखना होता है कि जो आपकी इसमें यहाँ पे होती है ना ये इंफीरियर रेक्टल वेन जो यहाँ से नीचे से आती है, तो इसको आपने जरूर ट्रेस कर लेना एक दफ़ा ऊपर तक ना। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो वेन जा रही है ना इसके पीछे से ना बाउल को जाए, तो ये आप देख रहे हैं कि इसके इसके पीछे से कोई नहीं, कि इसके आगे से चली गई ये बाउल। अगर इसके पीछे से चली जाती है ना बाउल, तो इसका मतलब ये था कि फिर इंटरनल हर्निया भी हो सकता है। तो लेकिन ये यहाँ से रेक्टल वेन भी इसकी बिल्कुल क्लियर जा रही है, इंफीरियर रेक्टल वेन, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे हिसाब से इतना वो बाकी कोई मसला नहीं लग रहा। बाकी इसमें और जो फाइंडिंग्स है एडिशनल, वो ये है कि इसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन टाइप चीज़ रही होगी, और जिसकी वजह से इसके ये देखें ये थोड़ा सा डाइवर्टिकुलर फॉर्मेशन वगैरह स्टार्ट हुई हुई है इसकी अर्ली एज में ही। और बाकी स्मॉल लार्ज बहुत सारी डायलेटेड, तो ये है इसके अंदर जो आपने। जी बिल्कुल इंक्रीज स्ट्रक्चर है ना, हम इसलिए कह रहे हैं इसको, ये दोनों हम ऑप्शन देंगे अब, क्योंकि अब हमें इसमें नहीं पता लग रहा है कि ये जो एरिया ना, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं ना कॉर्नल पे, तो ये देखिए यहाँ पे ना
ये जो इसका नैरोइंग सेगमेंट है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। वो तकरीबन इस जगह पे है कहीं। ये देखें, ये आती है ना लूप, और ये आके जब इसमें करती है तो ये वाला सेगमेंट जो है ना, ये वाला जो एनहांसिंग सा आ रहा है, ये जो सेगमेंट है, सॉरी ये वाला जो पार्ट है, ये इसका ट्रांजिशन पॉइंट यहाँ पे डायलेटेड आई। सॉरी एक मिनट, ये वाला जो एरिया है ये डायलेटेड आया, और फिर जैसे ही आगे गया ना तो ये जाके, सॉरी आगे यहाँ पे ये फिर थिक हो गया, और फिर आगे ये कोलैप्स होता जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे हिसाब से ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये ब्लाइंड वर्ड्स लिग्नेंट हो सकता है। अब इसको पहले तो देख लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको जो है ना वो कर देंगे। लेकिन अब हमने ये सर्जन को ये गाइड कर देना है कि जी एडिशन भी हो सकती हैं, ट्यूमर भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो इसलिए जो है ना हमें इससे आगे नहीं पता लगना, और ना हम इसे आगे कमेंट करेंगे। हम सिर्फ ये बता देंगे कि साइट यहाँ पे, सर्जरी इस जगह पे ही होगी। आपने अगर इसको ओपन करना है इस जगह से करें, यहाँ से स्टार्ट ना करें। यहाँ से आप पहले पूरा ऊपर आए फिर इधर जाएं, फिर आपको पता लगे। ठीक है, तो ये है इसमें। तो बस इसमें मुझे इसको, ये मैं इमरजेंसी में पेशेंट है, इसका बेचारे की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेक्चर में ना दरमियान में करना पड़ा। सिर्फ एक सेकंड है, मैं इसमें ना एडिशंस, ये जो बाउल को ट्रेस करना होता है ना, ये भी मैं आप लोगों को किसी दिन इंशाल्लाह सिखाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। और इसके अंदर जो एक्यूट एब्डोमेन है ना, इसमें मैं देखता हूँ कि आप लोगों, जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे करते हैं ना, वो कई दफ़ा छोटी मोटी चीज़ें ना बड़ी अहम वाली मिस कर देते हैं, फिर सर्जन जो होता है ना वो फिर घूमता फिरता रह जाता है। लेकिन मुझे बाकी सारी चीज़ें देखना है, साइटिस भी है इसको माइल्ड सी, बाकी बाउल जो इसके एस एम भी है वो ज़रूर देखा करें, वो बहुत ज़रूरी है। इसको बैग भी रखा हुआ है इन्होंने, पता नहीं। हाँ ये ऊपर वो एन जी वाला बैग पड़ा है, नेजोग्रास्टिक बैग ना, वो जो एन जी ट्यूब जिससे अटैच की हुई होती है। एक सेकंड बस, ये आखिरी लाइन मैंने लिखनी है, ताकि ये पेशेंट जो है ना फिर आराम से सर्जरी में चला जाए, उसकी बेचारे की सारी रात ना ये तड़पता रहे। चलेंगे, ये होगी इसकी रिपोर्ट, और अब हो गए फायर। हाँ जी, आप लोग भी कर लेंगे। जब आप दिन में आपको 50 सीटी एब्डोमेन मिला करेंगे ना रिपोर्टिंग के लिए, तो फिर खुद ब खुद ही चीज़ें नज़र आ जाया करेंगी आपको। इसको आपके पास हार्डली 3 से 4 मिनट चाहिए होते हैं अगर आपने सही करना है। तो इसलिए जो है ना, आप इसको अब यानी आप फौरन ना, असल में इसमें मेरा ये ख्याल होता है कि ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप पेशेंट को सही बेनिफिट देते हैं। तो उसमें ये होता है कि अब हमें पता है कि ये सर्जन इस वक्त खड़ा है और वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं, पेशेंट इस वक्त तड़प रहा है। अब सर्जन भी ब्लाइंड है, उसको नहीं पता क्योंकि स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है पेशेंट को। और जो उसका पेशेंट है उस बेचारे को भी अब कुछ नहीं कर सकते। तो अब इसके हिसाब से उसके पास 150 डायग्नोसिस होंगे ऐसे दिमाग में, कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अब हमने उनको एक एक्सक्लूसिवली एक जगह पे बता दिया है कि जी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पहुंचे हैं आप, वहाँ पे जो है स्मॉल बाउल डिस्टल जुजिनम जुजिनल आइलियल जंक्शन के एरिया के ऊपर जो है ना एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जो कि बेनाइन भी हो सकता है, जो कि मेलिग्नेंट भी हो सकता है, हमें उसका नहीं पता। लेकिन आप उसको वहाँ से निकाल दें। अब इसमें उसका ये हो जाएगा कि अब उसको पता लग जाएगा कि अब उसने क्या करना है। अगर तो उसका ये पॉइंट है कि उसको इन्फेक्टेड पिक्चर लग रही हो सकता है वो कल तक इसको वेट करा दे कि भी अभी हम देख लेते हैं, हो सकता है वैसे ही रिजॉल्व हो जाए स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, तो फिर हम फौरन उसको सर्जरी के लिए खुद रिकमेंड कर देते होते हैं कि जिसको सर्जरी के लिए के बगैर आप ठीक नहीं कर सकेंगे। चलें जी, वापस हम अपने आ जाए स्कैन में। वो चला गया स्कैन, वो चली गई, ये पेशेंट अब अपने स्कूल में आ गई है। मैं इसको जरा अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर दूँ। अच्छा जी। अच्छा, अब हम अगला चल रहे थे, इसमें जो था 36 नंबर हमने कर लिया था, 37 पे आए। हाँ, ये तो माशाल्लाह आप लोगों ने जो है इमेज देखी, सारों ने ठीक कर लिया था। इसमें दो इमेजेस जो थे वो गलती से ऐड हो गए थे हमारे, ये वाला और ये वाला। तो इसमें जो था आप लोगों ने ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने इस इमेजेस को देखे बगैर किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें भी आपका जो था स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का ही पेशेंट था। और उसके बाद फिर आपका जो ये लीजन था, ये यहाँ पे आपको इसके साथ एक फैट कंटेनिंग एरिया भी नज़र आ रहा था, जो सॉर्ट ऑफ लीडिंग पॉइंट था। तो उस वजह से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ।
इसका ना पहले मैं बंद कर दूं। ये इसमें था सारा लीजन, और उसमें जो ये सारे का सारा इसका लीडिंग पॉइंट था जो जा रहा था। और बाद में चूंकि इसके अंदर आपका ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो नॉर्मली ये होता है कि आपका कोई ना कोई जो ओल्ड एज पेशेंट्स में होता है ना, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कोई ना कोई सेकेंडरी लीड पॉइंट उसके साथ होगा। तो इसमें मोस्ट लाइकली जो था वो एक लाइपोमा था, या लाइपोमेटोसिस इन्होंने लिखा हुआ है, वो जो मल्टीपल इंटरसेप्शन कह रहा था। तो इसमें यही है कि आपका जो वो इसमें, लेकिन आपने अगर इसके अंदर अगर तो यंग पेशेंट है, ठीक है, तो फिर तो उसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो कई दफ़ा सिर्फ इन जो लिम्फॉइड हाइपरप्लेसिया होता है ना पेशेंट के अंदर, तो वही काफ़ी होता है इसमें इसकी वो देने के लिए, क्या कहते हैं उसको, जो यानी कि इंटरसेप्शन करने के लिए। लेकिन जो अडल्ट होते हैं ना उसमें एक तो जो इतना ज़्यादा, और जो लिम्फॉइड हाइपरप्लेसिया होता है वो आप लोगों को आइडिया है कि जो लिम्फॉइड मैक्सिमम टिश्यू है वो डिस्टल आइलियम के अंदर होता है। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं ना उनमें ज़्यादातर आइलियोकोलिक ही इंटरसेप्शन आती है, क्योंकि उसका डिस्टल आइलियम का पार्ट इन्वॉल्व होता है। और फिर वहाँ पे ही वो पायर्स पैचेस और वो सारा कुछ होता है, वो लिम्फॉइड हाइपरप्लेसिया होता है, और वो साथ ही जो उसकी मोटेलिटी है डिस्टर्ब होती है और स्मॉल बॉल लार्ज बॉल के अंदर चली जाती है। ये जो एडल्ट होते हैं ना उसमें सिंपल हाइपरप्लेजिया के साथ इंटरसेप्शन डेवलप करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए मैं उसके अंदर क्या करना पड़ता है, उसमें आपको जो है वो ये क्या कहते हैं इसको, जो उसके साथ कोई लीड पॉइंट होता है, और लीड पॉइंट ज़्यादातर क्या होते हैं, लाइपोमा या पॉलिप। ठीक है, तो क्योंकि मेलिग्नेंट जो होते हैं वो नॉर्मली इस तरह इतना टाइम नहीं देते कि वो इंटरसेप्शन डेवलप हो और वो आप पेशेंट इंटरसेप्शन के साथ प्रेजेंट करे। इसलिए इसमें जब आपको इस तरह का पेशेंट मिलेगा इंटरसेप्शन का है और एडल्ट है, तो आपने इसको लाजमी कहना है कि जी इसको हम फर्दर जो है वो उस पर लेके जाएंगे, और अपने वैल्यूएशन के ऊपर। और एक सेकंड दीजिएगा, हाँ। और उसकी उसके अंदर फिर हम जो है वो, एक सेकंड मैं ना आपके आंसर्स भी देखना चाह रहा हूँ साथ। हाँ, इसमें से मेजोरिटी लोगों ने बिल्कुल ठीक इंटरसेप्शन दिया है, और आइलियो इलियल इंटरसेप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इसी जगह पे था। लेकिन इसमें देखें अब हाँ, जो मेजोरिटी लोग हैं ना उन्होंने, किसी ने ना इसके अंदर सेकेंडरी कॉज नहीं दी। मतलब आप लोग ये जरूर लिखें इसके मैनेजमेंट में कि लीड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए सीटी करो, ये नहीं कि सॉरी वो सर्जरी करें, और लेकिन मोस्ट लाइकली लीड पॉइंट जो है वो होगा इसमें। एक है कोलोकोलिक नहीं था ये, क्योंकि स्मॉल बॉल ज़्यादा इन्वॉल्व थी, तो ये आइलियो आइलियली आइलियोकोलिक था। ये मल्टीपल थे, दो तीन जगह पे पड़े हुए थे, ऊपर भी था, यहाँ पे भी था, और मेरे ख्याल से एक लेफ्ट साइड पे भी था। तो ये डिफरेंट हो सकते हैं इसके अंदर ना। तो बट लेकिन आपका केस होगा तो आपने इंटरसेप्शन को इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे पिक कर लेना। अच्छा, इसमें जो था पेशेंट, इसमें दो इमेजेस अलग अलग टाइम्स के थे। पहला इमेज ये था, ये जो आपका केस नंबर 38 था। और इसमें क्या था कि ये जो आपको इसमें यहाँ पे एक वही टिपिकल जो पिक्चर होती है, डबल क्या कहते हैं, लाइन साइन टाइप के भी, दोनों दो चीज़ें जो है वो पैरेलल लाइन रन कर रही है, और वो जो लीजन था या जो चीज़ थी वो इसके सीबीडी में थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपने जब अगला स्कैन किया तो उसके बाद फिर वो सीबीडी से तो क्लियर हो गई, यानी कि वो, और लेकिन वो बाद में आपको यहाँ पर गाल ब्लैडर पे नजर आनी शुरू हो गई। तो ये चीज़ जो होती है, ये टिपिकल जो है वो एस्कैरिस की टिपिकल पिक्चर है। और एस्कैरिक का आप लोग में से जो फॉलो कर रहे हैं एफसीपीएस वालों को, तो इसमें आप लोगों को आइडिया होगा कि एस्कैरिस के केस दिखाए जा रहे हैं आजकल, क्योंकि ये काफ़ी ज़रा इनोवेटिव टाइप इनको लगता है। और ये एमआरसीपी भी दिखाया जाता है, सीटी स्कैन भी दिखाया जाता है, और अल्ट्रासाउंड भी दिखाया जाता है। लेकिन इसके अंदर अगर आपको मैक्सिमम अच्छी जो अपेयरेंस मिलती है वो अल्ट्रासाउंड में मिलती है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाती है। तो इसमें इसलिए इसके अंदर अगर आपको वो सीटी स्कैन दिखाएं और आपको लीनियर टाइप एक एरिया पूरा सीबीडी फिल करता हुआ नजर आ रहा हो, और साथ उसके पैंक्रेटाइटिस या कोलिंजाइटिस, वो असेंडिंग कोलिंजाइटिस के साथ हो सकता है, तो उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे कि आप बेशक इनसे आप अल्ट्रासाउंड मांग सकते हैं। आप इनसे कह सकते हैं कि जी किस तरह अल्ट्रासाउंड, क्योंकि रिट्रोग्रेड जाने में कोई हर्ज नहीं। एमआरआई आपको दिखा रहे हैं, आप उससे भी यानी कि जॉइंट का, तो आप उससे एक्सरे मांग सकते हैं, उसमें कोई वो कम्युनिकेशन मिलने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें भी आप अगर अल्ट्रासाउंड मांग लेंगे तो अल्ट्रासाउंड में सबसे अच्छा इसकी जो रेजोल्यूशन है हाईएस्ट, वो अल्ट्रासाउंड की होती है एक्सरे के बाद। तो सीटी और एमआरआई की जो रेजोल्यूशन है वो अल्ट्रासाउंड से कम होती है। तो इसलिए जो है ना, खैर जो 3D एमआरआई है उनके बेहतर है कुछ, लेकिन जो मेजोरिटी है उसमें अल्ट्रासाउंड की रेजोल्यूशन बेहतर होती है, और इतना सॉफ्ट टिश्यू को जो डिमार्केटली क्लियर करता है वो अल्ट्रासाउंड बहुत बेहतर कर लेता है। तो इसलिए इसमें बिलरी एस्करेसिस की थी। और आप लोगों में से
मेजोरिटी ने माशाल्लाह ठीक लिख दिए हैं। और स्लज दिया है एक ने, लेकिन वो स्लज नहीं है, वॉर्म वॉर्म वॉर्म, टेप वॉर्म, बिलरी स्क्लेरोसिस, कार्बोरेटर स्क्लेरोसिस, बिल्कुल ठीक है, यानी ये तो माशाल्लाह सारी तकरीबन ठीक है। तो इसलिए ये भी सही गया सबका। उसके बाद अगला था, ये फिर मैंने एक टिपिकल जो था केस लगा हुआ था क्रोन्स का। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको आइलियोक्सिकल जंक्शन दिखाए जाए ना, हम इनलार्ज करके बड़ा करके फोकल एरियाज दिखाए जाएं, ये देखें जिस तरह ये दिखाए जा रहे हैं, तो इनमें आपने ना सबसे पहले जो है ना टीबी और जो क्रोन्स है ना उसको पहले नंबर पे ले आना है। और उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत नीचे चली जाएंगी, उनको भी आपने पहले नंबरों पे नहीं सोचना। और इसमें क्या था कि इसमें जो टर्मिनल आइलियम थी और जो उसकी नैरोइंग थी, उसके फोल्ड्स थिकन थे, यहाँ पे ये सारे के सारा जो एरिया आ रहा है, ये बड़ा नहीं हो सकता, हाँ ये देखें, ये सारे के सारे जो आइलियम है ना ये आ रही है यहाँ से इधर को घूमती हुई, और ये सीकम था। ठीक है, तो ये जो आइलियोसिकल जंक्शन था इसका वही इन्वॉल्व था। उसके बाद फिर ये इसमें दो जो मेन फाइंडिंग्स थी, ये थी जो टर्मिनल आइलियम थी वो स्क्वेयरली नैरोड थी, ये देखें इसकी नैरोइंग हुई हुई, ये इसका टोटल ह्यूमन है जो एक आपको थिन सी स्ट्रिप सी जल्दी नजर आ रही है। और जो सीकम है ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्टेंडेड पार्ट्स होता है ना इसका लार्ज बॉल का, तो ये असेंडिंग कोलन से भी छोटा हुआ बड़ा बिल्कुल नैरो डाउन हुआ। तो इसका मतलब है कि अब ये दो अगर फाइंडिंग्स आपको मिली हैं तो टीबी और क्रोन्स पे ही आपने रहना है, इसके अलावा आपने ज़्यादा इस पे गौर नहीं करना। ये जो और या फिर कोई एक्सटर्नल लिम्फेडिनोपैथी कई बार इस तरह की प्रेजेंट करती है, लेकिन वो फिर म्यूकोजल इरेगुलरिटी नहीं देती, वो वैसे कंप्रेशन देती है, क्योंकि राइट आइलिक लिम्फेडिनोपैथी भी काफ़ी कॉमन इसमें आती है। तो इसमें यही आपने जो है मेनली वो कर देना है। दूसरा एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस विद बैकवॉश इलियाइटिस। ठीक है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस विद जो है ना वो विद बैक वॉश इलियाइटिस जो होता है वो क्या होता है, उसमें ये होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से जो आपका ये पेशेंट है इसका जो आइल्यूसिकल जंक्शन है उस वो फंक्शनिंग छोड़ देता है। ठीक है, वो उसको रोक नहीं सक रहा होता, यानी कि कोलन से मटेरियल को आइलियम में जाने से। तो अब क्या होता है कि वो जो इन्फ्लेमेशन होती है वो साथ पीछे बैक साइड में भी एक्सटेंड करना शुरू हो जाती है। और उस सूरत में क्या होता है कि अगर आप जो इसकी यानी कि इन्फ्लेमेशन का स्प्रेड हो जाता है टूवर्ड्स डिस्टल टर्मिनल आइलियम। ठीक है, और उसकी वजह से ये होता है कि वो फिर आपको कई दफा इस तरह की पिक्चर देता है कि जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ टर्मिनल आइलियम भी इन्वॉल्व आता है। उसके साथ एक और चीज़, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको पता है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो नॉर्मली ट्रांस कोलोनिक वो है, वो स्किप लीजन्स नहीं देता, मतलब वो रेक्टम से स्टार्ट होता है और वो एंटीग्रेट चलता जाता है पूरे का पूरा, उसने रेक्टम उसने इन्वॉल्व की होती। लेकिन इसमें जो आपका असेंडिंग कोलन है वो असेंडिंग कोलन ठीक थी। तो अब इसका मतलब है कि ये यहाँ पे लीजन था। अब दूसरी चीज़ ये कि क्या ये ट्यूमर हो सकता था, तो बिल्कुल हो सकता था ट्यूमर, लेकिन नॉर्मली इसमें इस जगह पे अगर ट्यूमर होते हैं तो या तो वो कोलोनिक होते हैं, और टर्मिनल आइलियम के अपने ट्यूमर इस जगह पे बहुत लेस लाइकली हैं कोई अकर करने। तो इसलिए इसके अंदर जो एक फर्क था वो ये था कि जो इसका टर्मिनल आइलियम है वो भी एपिसेंटर था और सीकम भी एपिसेंटर था। तो अगर ऐसा लीजन है जिसने दोनों को इन्वॉल्व किया हुआ है तो इस लेस लाइकली के जो कोलोनिक ट्यूमर है वो एक्सटेंड करके उसको भी इन्वॉल्व करके बैठ जाए, हो सकता है लेकिन बहुत लेस लाइकली है। तो आप उसको डाल सकते हैं, लेकिन ये टिपिकल वो नहीं है। कि मैं इसीलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जब अगर तो ये सिर्फ होता ना असेंडिंग कोलन या सीकम और टर्मिनल आइलियम बिल्कुल ठीक यहाँ तक आ रही होती, फिर हम ट्यूमर को पहले नंबर पे ले आते हैं। लेकिन अब इसमें दो अलग अलग बाउल्स इन्वॉल्व है, स्मॉल बाउल भी इन्वॉल्व है, लार्ज बाउल भी इन्वॉल्व है। तो अगर इस तरह की आपको पैथोलॉजी नजर आए तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें फिर आपने ट्यूमर को दूसरे नंबर पे ले जाना है। पहले नंबर पे आप इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्टिव प्रोसेस को ही रखेंगे, जिसमें टीबी भी ऐसी पिक्चर दे सकता है और क्रोन्स डिजीज भी ऐसी पिक्चर दे सकता है। तो ये बेसिकली क्रोन्स डिजीज का पेशेंट था, तो इसलिए हाँ इसमें क्रोन्स को आपने पहले लेके आना था। और एप्पल कोर की याद रखें, एप्पल कोर हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकती, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या वो बैक ऐसा कौन सा एप्पल कोर है जो कि आइलियम को भी एप्पल कोर बना रहा है और सीकम को भी एप्पल कोर बना रहा है। तो ये दो एप्पल कोर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप देखेंगे क्लोनिक ट्यूमर्स या जो इसके हैं तो वो सिर्फ लार्ज बॉल में होंगे और स्मॉल बॉल वाला सिर्फ स्मॉल बॉल में होगा। सिंक्रोनस ट्यूमर हो सकते हैं, लेकिन वो फिर एडिनोमेटस टाइप के जो ट्यूमर्स हैं उनके अंदर होते हैं, यानी कि जो वो जो सिंड्रोमिक पेशेंट्स हैं उसमें मल्टीपल सिंक्रोनस ट्यूमर्स बन सकते हैं। लेकिन इसमें आपने इसको डिफरेंशियल में जरूर रखें, उसमें मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो प्राइमरी डायग्नोसिस है वो आपने टीबी वर्सेस क्रोन्स ही देना है। और हमारी पॉपुलेशन में
उनकी पॉपुलेशन में, जो अमेरिकन पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा क्रोन्स है, और हमारी पॉपुलेशन में अगर आपको ऐसा केस दिखाया जाए तो आपने पहले टीबी को लेना है। कोनिंग ऑफ दी जो ये है, ये इसमें सबसे ज़्यादा आपका वही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें भी आप लोगों के जो टिपिकल, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि थोड़े से मैंने ज़्यादा वो लगाए हैं, जो है क्या कहते हैं आपके जो ये है कंट्रास्ट स्टडीज़ हैं, और इसलिए लगाई गई हैं कि कंट्रास्ट स्टडीज़ को ना फिर मतलब बाद में कवर करना मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या था, इसमें आपको ये एक फिलिंग का एरिया नजर आ रहा था जो परसिस्टेंटली फिलिंग ही रह जा रहा था, और ये कौन सी जगह है, ये पोस्ट बल्बर ड्यूडेनम है, ठीक है, यानी कि जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट का बल्ब है उसके बिल्कुल साथ एरिया पड़ा हुआ है, जो कि परसिस्टेंटली जो था ना यहाँ पे, उसमें ये एक फोकल सा एरिया था जो कि फिल्डेंट था, और ये वही जो आपने सारे के सारे फीचर्स पढ़े होंगे अल्सर के लिए, वो सारे के सारे टिपिकल इसमें फीचर्स आ रहे थे। और उसमें अगर आप इनमें जहाँ पे भी देखते थे तो ये जो एरिया था, ये इसका गैस्ट्रिक एंट्रम है, ये बल्ब है, उसके बाद यहाँ पे जो ये पोस्ट बल्बर ड्यूडेनम है, ये फिर सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो ये पोस्ट बल्बर ड्यूडेनम के अंदर ही एक फिलिंग जो एरिया था जहाँ पे कंट्रास्ट हर जगह पे रिटेन ही चल रहा था, यानी कि यहाँ से वॉश आउट नहीं हो रहा था, तो ये अल्सर का क्रेटर था जिसके अंदर कंट्रास्ट जाके फंसा हुआ था, और वो आप जब उसको इमेज करते थे बाकी सरफेस से वॉश हो जाता था, लेकिन जो क्रेटर के अंदर पड़ा हुआ है कंट्रास्ट, वो आपको नजर आ रहा था यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ये सारे के सारे इमेजेस पे एक ही परसिस्टेंट पे फोकल स्पॉट पड़ा हुआ था कंट्रास्ट का, जो कि वहां से रिमूव नहीं हो रहा था। और अगर ऐसी चीज और खासतौर पर पोस्ट ड्यूडेनल एरिया है, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड स्टमक का जो डिस्टल पार्ट है, तो इसमें आपने सबसे पहले अल्सर को सोचना है। तो इसमें ये सिंपल जो था, ड्यूडेनल अल्सर का एक पेशेंट था, इसके अंदर ड्यूडेनल अल्सर की सारी फाइंडिंग्स थी। तो हमने देखना है कि आप लोगों में से कितनों ने इसको ड्यूडेनल अल्सर लिया था। जी जी, यही तो हमने चाहते हैं कि आपको हम इसमें मैक्सिमम केसेस दिखाएं, ताकि आप उसको उस हिसाब से देखना शुरू करें। और ये जो असल में होता है ना कि जो मेलिग्नेंट अल्सर दिया है डॉक्टर ज़ारा नसरुल्लाह ने, लेकिन मेलिग्नेंसी बेशक ना भी देते आप, क्योंकि उसमें ज़रा और तरह का होता है, उसमें वो एलिवेटेड से होते हैं सारे। ड्यूडेनल कार्सिनोमा दिया है, फिर मेलिग्नेंट नहीं, इसमें जो है ना कम लोगों ने इसको ठीक किया है, तो इसलिए इसमें जो है ना ये वाला केस आप लोग दोबारा देखें, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कंट्रास्ट का एक डॉट नजर आ रहा है ना पड़ा हुआ है, और वो पांच छह के इमेजेस में वो डॉट अपनी जगह से हिला ही नहीं है, वो अपनी जगह, बाकी देखिए हर चीज आगे पीछे हो गई है इस केस में, लेकिन स्वाय वो डॉट के, तो इसलिए इस तरह के पेशेंट में आपने मेक श्योर करना है कि आपको वो यानी कि इस तरह का अगर एक डॉट परसिस्ट करता जा रहा है हर इमेज के ऊपर, तो ये आपके लिए सस्पिशियस हो, और उसके बाद फिर आप इसको, ये देखिए यहाँ पे भी है, ये छोटा सा पड़ा, फिर यहाँ पे भी है, और फिर यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे तो उसके ऊपर और कंट्रास्ट भी आया हुआ है कि और भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो परसिस्ट ही करता जा रहा है। तो ऐसे जगह में आपने इसको ड्यूडेनल अल्सर में डालना है, और ड्यूडेनल अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट जो हैं वो लगाए जाते हैं। ये डायलेटेड फोल्ड्स हैं, और लेकिन वो ऑलमोस्ट वहीं तक ही जो है वो जा रहे हैं, तो ये लेकिन एलिवेटेड ट्यूमर नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये जो है वो, पर अल्सर भी अगर आप दे दें ना तो ठीक है। और क्योंकि ये, हाँ, बस अब ये क्या अल्सर लिख दें, उसके बाद आगे एंडोस्कोपी सजेस्ट कर दें इसमें। अच्छा, जिसके बाद 41 नंबर केस था, और 41 नंबर केस जो था वो आसान था, काफ़ी आसान था। अच्छा, इसमें वैसे हाँ ठीक है, जो 41 नंबर केस था उसमें क्या था भला, कि जो आपका गाल ब्लैडर, यानी कि पेशेंट का बताने वाला गाल ब्लैडर ये था, और वो आगे सारे के सारा ये इन्वॉल्व किया गया था इसको, यहाँ से इसका ये गैस्ट्रिक सॉरी गाल ब्लैडर फंडस था, वहाँ से ट्यूमर किया था। और ये मैं फिर आपको बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ कि ये इस तरह के इमेजेस पे ही आपने, वहाँ पे आपको एक फोकस्ड इमेज नहीं दिखाएंगे कि जिसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है, उसमें आगे मल्टीपल इमेजेस इस तरह ही होंगे, और आपने उसको जल्दी 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 इंटरप्रेट करना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर जो है वो आपने, ये गाल ब्लैडर सीए का पेशेंट है, और गाल ब्लैडर सीए का जो पेशेंट था उसके साथ आगे वो उसने इन्वेट किया हुआ था उसको, जो लिवर पेन कायमा था साथ, और उसके अलावा इसमें यह है कि और भी हाइपोडेंस एरियाज थे जो कि इसके साथ मोस्ट लाइकली मेटास्टेसिस के थे, जो कि कहाँ पे थे, वो अलग पड़ेगा हमें कहीं, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिग्यूस स्प्रेड जो होता है उसके साथ सर्जिकल रिसेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर डिस्टेंट हाइपोइक से यानी फोकल एरियाज आ गए हैं लिवर के अंदर, फिर वो अनफॉर्चुनेटली वो स्टेज 4 हो जाती है। अच्छा जी, किडनी में भी लीजन है, राइट साइड पे देख लेते हैं जी, वो मैंने नहीं देखा, ये वाला, हाँ है तो सही वैसे, लीजन तो पड़ा हुआ है, ये मैंने नहीं देखा था, इसमें देख लेते हैं।
हो सकता है ये कोई वो हो, लेकिन इन्होंने भी नहीं लिखा हुआ वैसे। लेकिन ये बहरहाल आपने ठीक किया, बिल्कुल सही है, हम आपकी बात मानते हैं इसमें कि यहाँ पे एक हेट्रोजीनियस एरिया है, जिसको मेंशन करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अच्छा एक्स्ट्रा नंबर ही मिलेंगे आपको। अच्छा, इसके बाद जो है ना, एक ये पेशेंट था। अब इसमें देखें, अभी पेशेंट में सबसे पहले तो आप इसका इमेज को ना पहले तसल्ली से देखें कि है क्या। ये इसका यहाँ से लेके या इस वर्टिब्रल बॉडी से यहाँ तक एक सॉफ्ट टिश्यू लीजन है। और आपको पता है कि यहाँ पे इसकी जो थिकनेस होती है इस स्पेस की, वो इस वर्टिब्रल बॉडी से मतलब नॉर्मली हाफ होती है, लेकिन वन उसकी थिकनेस से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सॉफ्ट टिश्यू का एरिया जो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, और उसके दरमियान से एक स्ट्रीक ऑफ फ्लूइड नीचे निकल रही है। यानी कि सॉफ्ट टिश्यू एरिया ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये पूरे का पूरा सॉफ्ट टिश्यू एरिया जा रहा है, और ये भी पूरे का पूरा इसके आगे सॉफ्ट टिश्यू एरिया जा रहा है, उससे आगे एयर है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा एक सॉफ्ट टिश्यू का लीजन पड़ा हुआ है, और उस लीजन के अंदर से एक स्ट्रीक, पतली सी जो है वो एक स्ट्रीक जा रही है उसके अंदर से गुजर के नीचे तक। और उसने होल्ड अप किया हुआ है कंट्रास्ट का ऊपर, क्योंकि इसको आराम से ये कंट्रास्ट को इधर से निकलने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से कंट्रास्ट यहाँ पे रुका पड़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक पूरे का पूरा ट्यूमर पड़ा हुआ है, जो कि प्रोफ्रेंजियल और इसोफेजियल ट्यूमर है, जिसने आगे नैरोइंग की हुई है इसोफेजियल ल्यूमन की, और इसकी वजह से जो है वो ल्यूमिनल नैरोइंग आई हुई है। तो यहाँ पे जाहिर बात है कि बिनाइन ट्यूमर तो इधर कोई भी नहीं होता ना, जो इस तरह की दोनों साइडों से आके यूं ऑब्स्ट्रक्शन कर सके। तो ये बेसिकली एक टिपिकल इसोफेजियल कार्सिनोमा का पेशेंट है, जिसने होल्ड अप ऑफ कंट्रास्ट किया हुआ ऊपर, लेकिन ट्यूमर बजाते खुद ये सारे का सारा पड़ा हुआ है। और इसको अगर आप देखेंगे लेटरल चेस्ट नेक व्यू के अंदर, ये पूरे का पूरा सॉफ्ट टिश्यू का एरिया पड़ा है, जिसके दरमियान से कंट्रास्ट की एक स्ट्रीक नीचे जा रही है। इसमें तो ये सिंपल जो है वो आपका उसमें अंदर आता है। अच्छा जी, एक सवाल है कि जी ट्रेकिया के साथ फिस्टुला भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि जब इस तरह का यहाँ पे ट्यूमर होता है ना, तो ये इसको रिफ्लक्स कर रहा होता है वापस, कंट्रास्ट जो है वो ट्रेकिया के अंदर। अगर फिस्टुला होता है ना, फिर हमें मेजर बल्क ऑफ कंट्रास्ट जाता नजर आता है। लेकिन अब खुदा ना खास्ता बेचारे का ट्यूमर है, अब ये तो swallow ही नहीं कर सक रहा ना, तो सारा कंट्रास्ट तो यहीं पे फंसा रहेगा। फिर जैसे ही वो सांस लेगा तो थोड़ा सा कंट्रास्ट जो है वो स्पिल करेगा ट्रेकिया के अंदर, और ट्रेकिया को भी आउटलाइन कर देगा। लेकिन ये फिस्टुलाइजेशन नहीं आपने कहनी, ये सिर्फ रिफ्लक्स ऑफ कंट्रास्ट इनटू दी ट्रेकिया कहना है आपने, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बड़ा सिंपल सा आसान सा केस था आप लोगों के लिए इसोफेजियल कार्सिनोमा का, और जिसने एनुलर मैस था, जिसने जो है अब्रप्ट नैरोइंग की हुई थी। और ये जो पेशेंट था ये आपका इसका था, तो इसमें जो है माशाल्लाह कुछ लोगों ने ठीक किया, जिसमें डॉक्टर अब्दुल्ला ने ठीक लिखा है, और लेकिन उन्होंने इसोफेजियल फिस्टुला लिख दिया है। चलिए खैर कोई नहीं, वो भी फिर भी एक्सेप्टेबल है। और उसके बाद सॉरी, फिर है मास्टोफेगस लिखा है किसने? ये डॉक्टर मुदस्सर अली ने, इन्होंने ठीक लिखा है। उसके बाद कार्सिनोमा इसोफेगस सानिया तलहा ने लिखा है। उसके बाद फिर फ्रेंजियल कार्सिनोमा, असल में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये है आपका नेजोफेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स, फिर है हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स और जो ये वाला पार्ट है ना, इसको फिर आप ना हम नॉर्मली इसोफेजियल ही कह देते हैं। हाइपोफेरिंग्स जो होता है ना वो इस लेवल के होता है। तो अगर नीचे से जाके ट्यूमर स्टार्ट हो रहा हो ना, गो के जो इसोफेगस है उसकी बाय डेफिनेशन स्टार्ट वो C6 C7 से होती है, लेकिन हम इसको भी अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए इसको ना इसोफेगस में डाल देते हैं। ठीक है, फ्रेंजियल कार्सिनोमा, अगर फ्रेंजियल कार्सिनोमा लिखा है ना, फ्रेंजियल कार्सिनोमा ना वो काफी बड़ा वर्ड है। वो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स, तीन हिस्सों में आगे डिवाइड हो जाता है। तो अगर आपने फ्रेंजियल भी लिखना है ना, तो हाइपोफ्रेंजियल स्लैश इसोफेजियल कार्सिनोमा लिख दें उसको उसमें। और अगर वो भी सूरत में कि अगर आपको C6 से नीचे जाता हुआ कोई चीज नजर नहीं आ रही और C5 से ऊपर ही रुक गई है, अगर इसे वो नीचे जा रही है ना, तो फिर उसके अंदर है बिल्कुल सर्कमफ्रेंशियल वॉल है। ये देखें आप, इसको ये तसल्ली से देखें, ये देखें, ये दरमियान में कंट्रास्ट पड़ा है। इसके ये आगे से पीछे तक भी सारी की सारी वो है, और ये आगे भी सारी की सारी, ये दोनों साइडों पे दरमियान में बिल्कुल पतला सा कंट्रास्ट जा रहा है। इसके आगे और पीछे दोनों साइडों पे जो है ना वो थिकनिंग है। तो इसलिए आपने ये इस तरह ही इसको देखना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला पेशेंट देखें जल्दी से हम। ये 43 आ गया। 43 पे अब जो है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखिए, ये स्टमक जो होता है ना, कभी भी इस तरह नहीं होता। यहाँ पे आगे ये स्टमक आगे यहाँ पे अब्रप्ट नैरो डाउन कर रहा है, उसके बाद फिर आगे कंट्रास्ट देखिए कितना स्ट्रीट सा जा रहा है। जबकि इससे पहले आप जितने भी कैंसर ये देखते आए हैं, उसमें क्या होता था कि यहाँ पे आगे ड्यूडेनल भी पूरी आउटलाइन होती है, उसके बाद फिर ये गैस्ट्रिक एंट्रम है, वो सारे आउट होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये कॉन्स्टेंटली सारे के सारे स्कैन्स के अंदर, अब ये देखें यहाँ पे वो उसी तरह की नैरविंग है जिस तरह अभी मैंने इसोफेगस की आपको नैरविंग दिखाई है, कि दरमियान से कंट्रास्ट की स्ट्रीक जा रही है,
ऊपर भी सारा ये ट्यूमर पड़ा है, नीचे भी सारे का सारा ट्यूमर पड़ा है, उसके दरमियान में से जो है ना एक स्ट्रीक सी जाके यहाँ पे ये जो इसका ड्यूडेनम का पार्ट है इसमें जाता है, फिर ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। और चूंकि कंट्रास्ट का फ्लो इतना अच्छा नहीं है तो इसलिए ड्यूडेनम इतनी अच्छी आउटलाइन भी नहीं हो रही, क्योंकि ड्यूडेनम को अच्छी आउटलाइन करने के लिए फ्लो के साथ वहां पे कंट्रास्ट पहुंचना जरूरी है, नहीं तो वो ड्यूडेनम साथ साथ आगे निकाल देती है कंट्रास्ट। तो अब इस वजह से ये क्या हो रहा है, ये सारे का सारा जो प्रॉब्लम है इसी वजह से हुआ हुआ है कि यहाँ पे जो ये मैस पड़े हुए हैं दोनों साइडों पे, यानी कि गैस्ट्रिक पाइलोरस के जो एरिया है और उसका गैस्ट्रिक एंट्रल जो एरिया है, ये उधर एक बड़ा सारा मैस पड़ा हुआ है और ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का पेशेंट है। और जो है वो उसने नर्विंग की हुई है जिसकी वजह से स्ट्रीक ऑफ फ्लूइड उसके अंदर से यहाँ से निकल के जा रही है। तो इसमें पायलोरिक मैस डॉक्टर अब्दुल्ला ने दिया है, बिल्कुल ठीक है। लिम्फोमा जिस्ट ठीक है और बिल्कुल सही है। और उसके बाद फिर लेकिन ये लिम्फोमा भी हो सकता है, जिस्ट भी हो सकता है, इवन कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा लिख दें आप। अच्छा, उसके बाद ब्यूजर नहीं हो सकता, पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट यहाँ पे नहीं आती। उसके बाद फिर कार्सिनोमा ठीक दिया है, डॉक्टर सानिया ने दिया है, नेदर कोमल ने दिया है, लिम्फोमा सैरिश ने दिया है, और फिर मदीहा ने गैस्ट्रिक कार्सिनोमा दिया है, बिल्कुल ठीक है। बाकी फिर एनुलर पैंक्रियाज नहीं है, एनुलर पैंक्रियाज इस लेवल पे है, यहाँ पे वो फिर आपको स्टमक भी सही नजर आएगा, उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम भी सही नजर आएगी, कुछ पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम भी सही नजर आएगा, फिर एनुलर पैंक्रियाज को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ये तो गैस्ट्रिक एंट्रम का एरिया है ना, ये देखिए कहाँ गया, ये देखें ये कौन सा एरिया है, ये अब ये गैस्ट्रिक एंट्रल एरिया जहाँ पे ये सारे का सारा ट्यूमर पड़ा हुआ है। ये इसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ये थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और ये फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। तो ये इस तरह आगे से आगे को जा रही है, ठीक है। बाकी भी जो है वो डॉक्टर नूरुलैन ने लिख दिया है, लेकिन गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन भी है, पार्शली ठीक है। और फिर क्रॉन्स गैस्ट्रिक कार्सिनोमा डॉक्टर सुलेमान ने लिखा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आप लोगों ने जिन जिन्होंने लिख दिया है तो काफ़ी हद तक ठीक है माशाल्लाह, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन को मजीद अच्छी तरह देखें ताकि इसमें मसला हमारा मजीद ना बढ़े, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये टिपिकल जो ये आप लोगों की बुकिश पिक्चर थी, ठीक है। इसमें ये जो सारे के सारे लॉन्गिट्यूडनल से फोल्ड्स आपके थिकंड जो गैस्ट्रिक, ये वो फिर गैस्ट्रिक एंटर वाला पार्ट है ना। तो इसमें जो ये है सेवरल वेलिफॉर्म या लीनियर ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो जा रहे हैं गैस्ट्रिक एंट्रम में। और उसके बाद जो है ये इस रीजन में, उसके अलावा इधर भी आपको गैस्ट्रिक फोल्ड थिक नजर आ रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ नजर आए तो आपने सिंपल इसमें गैस्ट्राइटिस की पिक्चर है कि जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक वो स्टमक होती है और उसकी वजह से जो है वो आपको इसमें, और इसके अलावा इसमें और खास चीज़ नहीं है, बाकी सर्जिकल स्टेप्स वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन यही जो मेन फाइंडिंग थी ना इसकी, ये गैस्ट्राइटिस की थी और इसको आपने गैस्ट्राइटिस के हिसाब से ही डील करना है। उसके बाद जो है ये फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल केस 545 था और इसमें था आपका जो एक इमेज था, सिंगल इमेज था। यहाँ पे देखिए एक चीज़, पहले मैं इसमें दो तीन चीज़ें आपको दिखाता हूँ। एक तो ये था कि ये जो स्टडी थी, ये स्टडी क्या थी, ये बेसिकली इसका जो यहाँ से कंट्रास्ट दिया गया है रेक्टम से और इसको सॉर्ट ऑफ फिल किया गया है। तो ये जो है सिग्मोइड कोलन का एरिया और ये रेक्टम का एरिया है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आपको आइडिया हो रहा है कि ये रेक्टल रीजन है जहाँ से फिर ये आगे यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है, पीछे ये आगे उसमें जा रहा है। तो इसमें जब कंट्रास्ट दिया गया है ना, सॉरी ये हाँ एक मिनट, ये मैं ओरिएंटेशन उल्टी कर गया। ये इधर से कंट्रास्ट दिया गया है और उसके बाद ये जाके जहाँ पे रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन है, सॉरी वहाँ पे ये फिलिंग डिफेक्ट और आगे कंट्रास्ट नहीं जा रहा, ठीक है। इस वजह से ये प्रॉब्लम था इसके अंदर कि ये जो कंट्रास्ट आगे नहीं जा रहा, यहाँ पे यहाँ से कंट्रास्ट दिया गया और ये ऊपर जाके यहाँ से इधर आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। तो ये बेसिकली जो ऑब्स्ट्रक्शन थी ये एड्रेनोकार्सिनोमा ऑफ जो रेक्टम है, क्योंकि ये थर्ड पार्ट ऑफ रेक्टम था जहाँ से आगे ये सिग्मोइड कोलन का जंक्शन था, तो वहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है और उसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। और तो इसलिए जो है ये बेसिकली जिसने इसके अंदर वो लिखा है क्या नाम है उसका, सिग्मोइड कोलन मास मैलिग्नेंट मास ऑफ लीजन कोलन, बिल्कुल ठीक लिखा है। इंटरसेप्शन नहीं है ये, देखें ये तो सारे के सारा वेरिकॉइड से मैस पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर जो है हिर्शफंक डिजीज नहीं है, हिर्शफंक डिजीज नहीं है, फिर है रेक्टल कार्सिनोमा यहाँ पे दिया गया है और वो है ये ज़्यादातर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर अगला जो है वो 46 नंबर केस था। हम्म, हाँ ये देखिए फिर जो है ना एक आपको मजीद अल्सर का केस दिखाया जा रहा है। फिर वही याद रखें, वो जो आपको बुकिश पिक्चर है ना सारी की सारी, उनको याद कर लें दोबारा एक दफ़ा। ये सारे के सारे इसीलिए कंट्रास्ट स्टडीज दिखाई गई है मैक्सिमम, ताकि आप लोगों की जो है ना कंट्रास्ट स्टडीज अच्छी तरह रिवाइज हो जाए।
कि जिस तरह ये भी एरियाज हैं, ये छोटे छोटे जो फिलिंग हुए हुए हैं और साथ सारी साइडों पे इसके वो पड़ा हुआ है, मतलब सॉर्ट ऑफ वो थिकनेस है, और ये जो फोल्ड्स हैं ये ऑलमोस्ट वहां तक सारे के सारे पहुंच रहे हैं। तो ये सेटिप और है भी जो है ना, ये गैस्ट्रिक एंट्रल और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का रीजन है। तो उसके अंदर जो है, बल्कि यहाँ पोस्ट बल्बर है, ये गैस्ट्रिक एंट्रल पार्ट ही है। तो ये बेसिकली जो है वो क्या कहते हैं इसको, बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, क्योंकि इसकी जो सारी की सारी अपीयरेंस है वो टिपिकल है कि वो आपको गैस्ट्रिक फोल्ड्स वहां तक जाते नजर आ रही है। दो और मेरे ख्याल से तीन पड़े हैं यहाँ पे ना, साथ 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 साथ। तो ये इस तरह की जो कि पिक्चर है, जो छोटे डॉट्स हैं और जो वहां तक रेडिएटिंग फोल्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, तो ये मोस्ट लाइकली जो है वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का, सॉरी गैस्ट्रिक अल्सर का एक पेशेंट है। ठीक है, उसमें सारे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा अल्सर आगे पीछे हुए पड़े हैं इस वक्त। तो हाँ, बाकी ये देख लीजिएगा, लेकिन इसमें मैं देखता हूँ किसने ठीक लिखा है इसको, क्योंकि ये तो देखें टिपिकल पिक्चर है, इसमें तो इससे ज्यादा आपको जो है अल्सर की क्या पिक्चर दिखाई जाए, ये नहीं है जिसमें ये तीन यहाँ पे डॉट्स हैं और उसके अंदर आपको ये सारे के सारे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इन्होंने, अच्छा जी, क्रोन्स 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 ब्यूजर, एफएपी लाइकली malignant लीजन malignant मास, ये एक आए हैं डॉक्टर, तो ये डॉक्टर नूरुलैन, इन्होंने गैस्ट्रिक अल्सर लिखा है। इसके अलावा मैं ढूंढ रहा हूँ कि गैस्ट्रिक अल्सर किसी ने वर्ड यूज किया हो। बर्नर ग्लैंड हाइपरप्लेजिया, पॉलीपोसिस सिंड्रोम नहीं। और इंटेस्टाइनल टीबी कहाँ से आ गई इधर, इंटेस्टाइन ये तो है ही स्टमक का ना, तो इसमें तो नहीं। इंटेस्टाइनल टीबी तो गैस्ट्रो वाली वो जंक्शन के अंदर होगी ना, तो उसमें ये कंप्रेस्ड इमेज है। कंप्रेस्ड इमेज में आपको एप्पल कोर नहीं है, ये इसका जो स्टमक का पार्ट है और वो ही दिखाया गया गैस्ट्रिक इमेज इसमें आपका ना वो, क्योंकि जो फोकस्ड इमेजेस होते हैं ना जिसमें ये जूम करके दिखाया जाता है, उसमें आपको इस तरह की एप्पल कोर वगैरह नहीं नजर आती। ये इसी का ही है जिसमें कंप्रेशन इस जगह पे किया गया है उसको ना दिखाने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला था वो था 47। 47 में क्या था आपका कि इसमें तो वही टिपिकल आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़ा सारा ट्यूमर था जिसने गैस्ट्रिक वॉल को सारे को ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो और ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का टिपिकल पेशेंट था, और इसमें भी लोगों ने माशाल्लाह इसमें काफ़ी सारों ने गैस्ट्रिक कार्सिनोमा दिए। और ये खुशाइन बात है कि चले गए बस, हम आप गैस्ट्रिक लिम्फोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, इन चीज़ों को तो पिक करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। ठीक है जी, ये भी सही केस हो गया था। उसके बाद अगला केस था, अच्छा ये केस थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की जरूरी थी देनी, लेकिन हिस्ट्री के अगर मैं दे देता फिर तो आप लोगों ने जो लिखा था वो गलत हो जाता। लेकिन चूंकि मैंने हिस्ट्री नहीं दी थी तो इसलिए अब आप लोगों की जो डिस्कशंस हैं वो मानी जाएंगी। तो इसमें यह था कि 48-year-old वुमेन, क्रॉनिक इंटरमिटेंट राइट अपर क्वाड्रेंट ब्रेन विद लो ग्रेड फीवर, हिस्ट्री ऑफ लंग ट्रांसप्लांट सेवरल ईयर्स अर्लियर। तो उसकी वजह से जो है ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, वो ये था कि पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर भी इस तरह की पिक्चर प्रेजेंट करता है। और स्पेशली अब जबकि हमारे इस यानी कि जो हमारी ये मेडिकल इंडस्ट्री है उसमें ट्रांसप्लांटेशन का काम बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उसमें जो पोस्ट ट्रांसप्लांट कई दफा पेशेंट्स आते हैं जिसमें इस तरह के मल्टीपल फोकल लीजन्स होते हैं, तो उसको अप फ्रंट जो है मेटास्टेसिस दे दिया जाता है। तो ये भी याद रखें कि जो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं उसमें जो इसकी जो आपकी क्या कहते हैं इसको, पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, वो भी इस तरह के आपको फोकल लीजन्स देता है। और ये भी आपको इसमें जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिसमें लंग ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसके साथ अगर इस तरह की कोई हिस्ट्री दी हुई है ना पेशेंट की, तो फिर उसमें आपने उसको मेटास्टेसिस के साथ ये जो पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है इसका जरूर बता सकते। नहीं, ट्रांसवर्स कोलन तो नहीं हो सकता ना वो तो जो है ट्रांसवर्स कोलन का कैसे होगा ये वाला। नहीं, ये तो स्टमक है ना, टिपिकल स्टमक की लोकेशन है, इसमें ट्रांसवर्स कोलन तो नीचे होगी ना, यहाँ पे पड़ी हुई है, ये जा रही है स्टमक, ये तो पूरे का पूरा स्टमक का एरिया। ये देखिए ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप ऊपर से देखेंगे ना तो ऊपर से ये जो स्टार है ना, स्टमक का एरिया स्टार्ट हो रहा है, और गैस्ट्रिक इसके अंदर सारा कंट्रास्ट भी फील्ड है जो वो है ना। वैसे तो आपको उसमें ट्रेस कर लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी ट्रेस हो रहा तो आप इसको दोनों साइडों में देखेंगे ना, तो ये जो कोलन है ये बिल्कुल ठीक पड़ी हुई है। जी बिल्कुल कर सकते हैं आपने, जो स्टमक कार्सिनोमा होता है उसके अपने फीचर्स याद होंगे आपको, वैसे आप इसको याद भी कर लें। इसमें थिकनेस जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, जो उसकी होती है लिम्फोमा की, इसकी कम होती है, वो नर्विंग इतनी ज़्यादा नहीं करता। स्पेशली अगर वो गैस्ट्रिक एंट्रम में ट्यूमर पड़ा हुआ है और वो नर्विंग नहीं कर रहा तो वो लिम्फोमा ही होगा। अगर वो नर्विंग ज़्यादा कर रहा है और पेशेंट गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आया है, तो फिर उसके चांसेस ये हैं कि वो कुछ और भी हो सकता है, यानी कि वो फिर यानी कि बेसिकली वही जो फीचर्स आप याद रख लें। और के भी, और दूसरा ये है कि ये डिफ्यूज थिकनिंग थिकनिंग की क्वांटिटी भी जो है ना वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की कम और उसकी ज़्यादा होती है।
बाकी इसके ना डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, वो आप एक बार थ्योरेटिकली भी रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या होते हैं। ये फिर एक सीटी था क्रोन्स कोलाइटिस का, और इसमें जो है वो आपको क्रोन्स को अच्छी तरह याद कराया जा रहा है ताकि जो क्रोन्स है वो और टीबी में आपको जो है ना डिफरेंशिएट करना आराम से आ जाए। इसमें बड़ा टिपिकल सा वही हेयर पैटर्न टाइप था, ये जो आपको नजर आ रहा था पूरे का पूरा चलता हुआ, जिसमें वही हेयर कॉम्ब टाइप, इसमें वेसल्स जो होती हैं वो आपको बड़ी एक टिपिकल जिस तरह इसमें नजर आ रही है ना इस इमेज में, इसको देखें आप, ये वाला जो इमेज है इसमें जो आपको वेसल्स नजर आ रही है ना, ये अगर आपको कहीं पे भी नजर आ रही है ना इस तरीके से जाती हुई, तो ये जो है ना क्रोन्स ही है। इसके अलावा कोई भी डिजीज इस तरह की वेसल्स नहीं दिखाता आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी ये डिस्टल आइलियम का पार्ट, और इसके साथ बाकी ये वाला सारा पार्ट, फिर ये जो रेक्टल का पार्ट था यहाँ से जो नीचे से आ रहा था ये भी इन्वॉल्व हुआ हुआ था, और यहाँ से ये जो इसके मुख्तलिफ सेक्शंस इन्वॉल्व थे, तो इस वजह से ये था कि ये सेगमेंटल डिजीज था जो कि रेक्टोसिग्मॉइड को भी इन्वॉल्व किया हुआ था, स्मॉल बाउल को भी इन्वॉल्व किया था, स्केप लीजन्स थे इसके अंदर ना। तो ये सारी की सारी चीजें थी इसके अंदर क्रोन्स को फेवर कर रही थी। तो इसमें अगर तो आपने दोनों पिक कर लिए हैं ना, यानी कि स्मॉल बाउल का लीजन और लार्ज बाउल का लीजन, फिर तो डेफिनेटली आपने इसके अंदर क्रोन्स ही दिया होगा, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है। लेकिन बाकी काफियों ने इसमें इंटरसेप्शन वगैरह सिग्मॉइड्स, ये तो इसको भी दोबारा देखिए एक दोबारा इसके एशियन को भी, कि ये टिपिकल, ये मैंने आपको जो दिखाए ना क्रोन्स के, इसके अलावा और कोई क्रोन्स की पिक्चर नहीं है। इनको ही आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, वो कंट्रास्ट स्टडी में कैसे नजर आएगा और इसमें कैसे नजर आएगा, तो उसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए जो है ना वो हो जाएगा। अच्छा जी, ये था जो ट्रोमेटिक पेशेंट का था। इसमें दो ही पिक्चर्स थे, एक लिवर लेसरेशन थी इसके अंदर, और दूसरा इसके अंदर जो पेनक्रियास था अनफॉर्चुनेटली वो दरमियान से यहाँ से ट्रोमेटाइज हो चुका हुआ था, कट चुका हुआ था ये, क्योंकि इसकी एनहांसमेंट देखनी होती है आपने पोस्ट ट्रोमेटिक पेशेंट में। जब भी पोस्ट ट्रोमेटिक पेशेंट आता है ना, तो आपने जो उसमें स्टडी रिकमेंड करनी होती है ना, अगर वो, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप सीटी एब्डोमेन विद पोर्टल वीनस फेज, ठीक है, यानी कि जो इसका फेज है वो भी पोर्टल वीनस चाहिए होता है आपको। और इसमें भी अगर आप देखें तो पोर्टल वेन में ऑलमोस्ट ब्लड वापस आ चुका हुआ है। तो जो आर्टिकल फेज है उसका कोई फायदा नहीं होता है पोस्ट ट्रोमेटिक पेशेंट्स में, क्योंकि इतनी जल्दी में कुछ भी नहीं आप बता सकते। तो ना तो उन्होंने वैसे ऑर्गन से सही तरह एनहांस करना है, ना कुछ और। तो अगर आपसे वो स्पेसिफिक पूछे ना पोस्ट ट्रॉमेटिक पेशेंट में, तो उसमें एक तो वर्ड होता है जिसको आप कहते हैं पैन पैन मैन। जो पैन मैन स्टडी होती है ना, वो पैन मैन स्टडी ये होती है कि आप उसके बाद जो पेशेंट है ना उसको सर से लेके और मिड थाई तक स्कैन एक ही दफा कर लेते हैं। उसके बाद ताकि उससे ये होता है कि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है ना, लंग्स में, हार्ट में, कहीं पे भी कोई मसला है, तो वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। उससे नीचे इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आपने क्योंकि थाई तीन जो कंपार्टमेंट्स है ना जिससे आपको ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, उनमें से एक एब्डोमिनल कैविटी है, एक चेस्ट कैविटी है, और एक आपकी थाई है। कि अगर थाई में ब्लीडिंग हो गई है ना स्टार्ट, तो वो भी हाइपोटेंशन में लेके जा सकती है पेशेंट को, वो भी शॉक में लेके जा सकती है। तो इन तीन कंपार्टमेंट्स को आपने रूल आउट करना होता है इन केसेस ऑफ पेशेंट ऑफ जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्लीड के साथ आपकी सस्पिशन है कि जिनका हेमाटोक्रिट ड्रॉप कर रहा है, जिनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है। तो इसलिए आप उसके अंदर जो आपके अगर चेस्ट एब्डोमेन भी क्लियर है और फिर भी पेशेंट अगर ड्रॉप करे, तो उसका मतलब है कि तीसरा कंपार्टमेंट सिर्फ थाई है जो इतना ब्लड ले सकता है कि जिसके अंदर पेशेंट का हाइपोटेंशन में जा सकता है। तो इसलिए आप उसमें अगर आपसे वो पेशेंट पूछता है कि जी पेशेंट ट्रॉमा के साथ आए तो कौन सा स्कैन करेंगे, तो इसकी बजाय कि आप सीटी चेस्ट के या एब्डोमेन के आप पैन मैन कहते हैं कि पूरा आदमी, ठीक है। और उसमें क्या होगा, ब्रेन टू मिड थाई, वो आप एक ही तो स्कैन करेंगे, एक ही तो स्कैनर में डालेंगे, और कौन से फेज में करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टल वीनस फेज, आपके पास वो लग्जरी नहीं होती इतनी कि आप पेशेंट को 10 मिनट पोस्ट कंट्रास्ट की लटका दें, ये कर दें वो कर दें। तो अगर आपके पास एक आपसे पूछेगा कौन सा आप करेंगे, तो प्लेन का कोई फायदा नहीं, या वो ऐसे बता देता हूँ उसमें कुछ नहीं मिलता। तो आपको जो चीज़ मिलती है वो आपको मिलेगी पोर्टल वीनस फेज के पैन मैन स्कैन के अंदर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसमें कि ये जो आपका इस तरह का पेशेंट होता है जो ट्रॉमेटिक है, इसमें हमें ये फाइंडिंग इसलिए नजर आई है कि ये ट्रॉमा, क्योंकि यहाँ पे इन्हांस करता आ रहा है और ये वाला एरिया इन्हांस करना है, लेकिन दरमियान से सारी ट्रांजैक्शन हुई पड़ी है इसकी। तो इसलिए ये आपने इसमें बिल्कुल आराम से तसल्ली से केस को याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्या था दूसरा, कि अगर हिस्ट्री ना हो ट्रॉमा की, फिर भी कॉन्फिडेंट कह सकते हैं लेसरेशन जी बिल्कुल। अगर आपको इस तरह का सपोज करें कि ये पेशेंट आपके सामने पड़ा हुआ है, अब एक आपको यहाँ से लीजन नजर आ रहा है पूरा नीचे तक जाता हुआ, एक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अब आप इसके अलावा क्या डिफरेंशियल दे सकते हैं? और मतलब यानी कि हमारे पास ऐसी, यानी कि सपोज करें हम डिफरेंशियल डिस्कशन करना चाहें, तो ऐसा कौन सा एरिया है कि जो लिवर को एक लाइन में सारी चीज़ों को ट्रामेटाइज करता जाएगा? तो उसके लिए बेहतर है कि ऐसी चीज़ों में ना, जब आपको चीज़ें कहीं और एक्सप्लेन ना हो रही हो, तो आप उसमें लिख देंगे लाइकली पेशेंट जो है ना
और कह देंगे जी ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी इसकी, और उसकी वजह से जो है ना ये पेशेंट इस तरह प्रेजेंट हुआ है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से जो है वो करेंगे। तो आप दे सकते हैं इसमें लेसरेशन, लेकिन आप उनको साथ कोरिलेट कर सकते हैं। इफ द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा देन मोस्ट लाइकली डिफरेंशियल इज गोइंग टू बी ए लेसरेशन ऑफ द क्या कहते हैं पेनक्रियास। तो यहाँ पे हमारी आज की डिस्कशन मेरे ख्याल से ये आखिरी केस था, हाँ ये आखिरी केस था। तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं डिस्कशन को। अब आप लोगों के जीआई का केसेस मैंने काफ़ी कर दिए हैं। अब आप लोगों का मेरा ख्याल है या तो जीयू आएगा कल, और या फिर जो है मैं देखता हूँ भी ना, लेकिन मेरा ख्याल है मैं साथ साथ जेनिटो यूरिनरी के भी ना अब साथ ही केसेस करा देता हूँ। और उसके बाद फिर ये है कि जो आपके हैं ना बाकी वो भी अब सिस्टम ना हम साथ साथ लेते आएंगे। तो लेकिन अब कल और परसों क्लास नहीं होगी क्योंकि कल भी ऑफ है। कल आपको टेस्ट जरूर मैं दे दूंगा, और हो सकता है कि मैं आपको 2 टेस्ट इकट्ठे दे दूँ 25-25 के ना, ये जो, और हो सकता है ये नहीं है, मैं मोस्ट लाइकली आज रात को डिसाइड करके ना मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। लेकिन एक तो जीयू का होगा, और एक किसी का या तो मैं साथ और मिला दूंगा यानी कि सीएनएस का, ताकि वो भी हमारा साथ कवर हो जाए, क्योंकि हमारा टाइम है लिमिटेड ना, 17 तक लिमिटेड सा टाइम है। तो आप लोग इस टाइम पे मैक्सिमम एफर्ट करें, और स्पेशली केसेस को ज़रूर जाके देखें। डिस्कशंस मैंने सारी अपलोड कर दी हैं, जो कल परसों कल तक कल भी अपलोडेड है सतना वेबसाइट के ऊपर, तो उसको भी दोबारा करें। और जो है टेस्ट जीयू के 2 ही आएंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि जीयू का एक दे के ना, और एक मैं साथ ही किसी और सिस्टम का भी दे दूं, ताकि हम फिर बोर हो जाते हैं इस तरह ना एक ही सिस्टम को करते करते। जिस तरह कल भी जीआई था, आज भी जीआई है, जिसमें एक मेरा ये ख्याल था कि अगर हम इसको इस तरह कर लेंगे, थोड़ा सा हम वैरायटी ज़्यादा ले आए, कि पहले हम एक जीयू करते हैं, फिर हम एक और सिस्टम करते हैं, फिर हम बड़ा जीयू करते हैं, तो उससे ये है कि चीज़ें ज़रा ज़्यादा अच्छी रिवाइज और शफल हो जाएंगी। तो लेकिन जीयू का एक टेस्ट तो आपका आ जाएगा कल, उसको आप लोग संडे को बैठ के तसल्ली से कर लें, और अगला भी टेस्ट मैं उससे पहले दे दूंगा। तो हम मंडे वाले दिन इंशाल्लाह रात को वो इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे इस पे, और उसको कंप्लीट करते हैं। बाकी आप लोग अपने जो फीडबैक्स वगैरह, दूसरा ये था कि वो आप लोगों ने देख लिया है कि जो इसमें आपके पास वो हैं इमेजेस जो सॉरी वो रैपिड्स के आ गए हैं। वो रैपिड के लिए आपने ना मतलब आप जब जाएंगे रैपिड्स में, यहाँ पे ये तो मेरा एडमिन अकाउंट है ना, तो जब आप दूसरे अकाउंट से जाएंगे तो रैपिड के केसेस आ रहे होंगे आपके। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट सर, 1 सेकंड। यहाँ से साइन इन करेंगे आप। चलिए सिर्फ 1 सेकंड, यहाँ पे अब आपके पास ना ये जो टैब है ये रैपिड्स का है। इसमें अब आपने जो भी आपने क्वेश्चन नंबर, आपके पास 2 ऑप्शन है 15 और 30 की सिलेक्शन की। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह आपका टेस्ट बन के आ जाएगा, और आपका ये पहला टेस्ट स्टार्ट होएगा। इसमें आपने नॉर्मल और एबनॉर्मल के दरमियान सेलेक्ट करना है। अगर तो आपके ख्याल से नॉर्मल है, फिर तो आप इसको जाने दें, और अगर एबनॉर्मल है तो जैसे आप एबनॉर्मल क्लिक करेंगे ना नीचे रीजन आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे जो भी आपकी रीजन है उसको आप टाइप करेंगे इस तरह, फिर नेक्स्ट 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 करके जब 15 कंप्लीट करेंगे, तो ये आपसे 1-2 क्वेश्चंस पूछेगा जो आपने आंसर किए हैं, क्या वो वही है जो हमने आंसर लिखे हुए हैं। उसके बाद ये आपका रिजल्ट बना देगा कि कितने आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। फिर आप वापस जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं। जिस तरह हम दोबारा इसमें जाएंगे, तो यहाँ पे हम अगर मैं व्यू रिजल्ट करूंगा, तो ये सारे के सारे मेरे रिजल्ट आ गए। इसमें मेरे जो टोटल स्कोर है 19 हैं, और जो ये रेड है ना ये मैंने गलत कर दिए हुए हैं। तो इस तरह ये आपके पास आपका एक पूरा रिजल्ट बना करेगा 15 क्वेश्चन का। अगर आप 30 करेंगे तो 30 का होगा। और उसके अलावा ये होगा कि अगर मैंने फिर सॉरी ये रिव्यू, और मैं अगर इसको जाकर रिव्यू करूंगा एग्जाम को, तो फिर जो मैंने दिया है और जो आंसर था वो सारा इकट्ठा आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, और आप उससे इसको कर लेंगे। तो ये मेरा सजेशन है कि आप लोग इसको भी एक सेट डेली करें। और उसकी रीज़न ये है कि उससे आपके ना एक्सरे की जो आई है ना वो स्ट्रांग होगी। इसमें सिर्फ एक्सरेज हैं, इसमें और कुछ नहीं है। और हर किस्म का एक्सरे है, कि जिसमें आपका बच्चों का भी एक्सरे है, हाँ, हर तरह का एक्सरे, और हर तरह की पैथोलॉजी इसमें मेजोरिटी है जो इमरजेंसी में प्रेजेंट होती है। तो इसमें आपने देख देख के इसको खुद ही करते जाना है कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल है, तो इसमें आपको भी पता लग जाएगा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और क्या ये क्या लिखा, 1 मिनट, एक ही लिखा हमने जो हमने सॉल्व नहीं टॉक्स किए वो इंडिविजुअल लिंक, नहीं ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो आप उसमें तो देख सकते हैं जो वीडियोज़ हैं, लेकिन ना वो हमारे लिए ना बहुत मैस क्रिएट हो जाती है। तो जो टॉक्स आ रहे हैं साथ साथ वो आप ज़रूर देख सकते हैं, उनको आप अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन जो रिट्रोग्रेड है उनको अनफॉर्चुनेटली ना हमारे पास कोई वे नहीं है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, हमारा सारा सिस्टम ही क्लैप्स कर जाता है। तो इसलिए हम वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे वो आपके पास सेव रहेंगे, उसको आप ज़रूर करें। उसको आप देखें, उसको आप आगे पीछे जिस तरह मर्जी मूव करें। तो इसलिए कोशिश किया करें जब आपका टॉक्स अपलोड हो गया ना,
आप उसमें जितने आंसर दे सकते हैं दे दें और बाकी सेव कर लें, लेकिन उसको मेरे लेक्चर से पहले पहले सबमिट कर दिया करें, ताकि वो आपके परमानेंटली आपके उस पर डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। फिर आप उसको चाहे 100 दफ़ा देखें, 200 दफ़ा देखें। लेकिन इसके अलावा हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। हम ना रिट्रोग्रेड पिछले किसी के जिस बंदे ने अटैम्प्ट नहीं किए हुए उसके सिस्टम में नहीं डाल सकते। चलें जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी।